नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश उपाध्याय। एग्जाम गुरुजी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनिट 9 और यूनिट 10 की पॉलिटिकल साइंस की एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है, तो उसमें एक लास्ट क्लास जो यूनिट 10 की है, जैसे मध्य प्रदेश का प्रशासन स्थानीय स्वशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस टॉपिक पर आज हमारा एक एमसीक्यू सेशन होने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए कुछ 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एवेल्युएट कर पाओगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है यूनिट 10 पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूनिट 10 में मुख्य रूप से सिलेबस क्या कहता है। यूनिट 10 में सिलेबस जो है वो मध्य प्रदेश का प्रशासन और स्थानीय स्वशासन, मध्य प्रदेश का प्रशासन और स्थानीय स्वशासन पे बेस्ड है। अब इसमें मुख्य रूप से क्या है कि मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव, आयुक्त, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन और जिलाधीश की भूमिका, यानी कलेक्टर का रोल क्या है। फिर उसके बाद ग्रामीण स्वशासन और फिर उसके बाद उसकी संगठन शक्तियां, फिर स्थानीय स्वशासन उसकी संगठन शक्तियां। ठीक है। और फिर इसके बाद जो स्थानीय स्वशासन होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं, उनका वित्त, नौकरशाही और स्वायत्तता में क्या महत्व है, उनका इन इन तीन डायमेंशन में क्या महत्व है, वो आपसे यहाँ पे उनसे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। और मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जनजातीय पिछड़े और वंचित वर्ग का उत्थान और नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे, और मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान, और फिर मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जो आपको यूनिट 10 में देखने को मिलेंगे। इसके माध्यम से आपको मुख्य रूप से एक तो मध्य प्रदेश का प्रशासन पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है, और थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है मध्य प्रदेश में। जैसे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि वहाँ पे अलग अलग जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग है, वंचित समूह है, उनका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से क्या एक सिनारियो है वो आपको समझना पड़ेगा। महिलाओं की स्थिति क्या है और विकास की राजनीति क्या है। तो ये चीजें क्या है, आप इससे वाकिफ बिल्कुल होने ही चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। इसका इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन देख लो। यूनिट 9 का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्या है इसका इंग्लिश में सिलेबस। एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश, सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज एंड कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश एंड रोल ऑफ कलेक्टर। ठीक है। फिर रूरल सेल्फ गवर्नमेंट और फिर उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी पावर्स क्या है। फिर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या पावर है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, ब्यूरोक्रेसी और ऑटोनॉमी, और फिर इनका क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनकी क्या स्थिति है, इनका क्या महत्व है। ठीक है, ये आपसे बन सकता है क्वेश्चन इस पे। Political scenario of Madhya Pradesh, empowerment of tribal, backward, deprived class, and issues related to the Naxalite problems. Contribution of women in Madhya Pradesh politics. और ये लास्ट का एक टॉपिक ये है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। ये क्या है, ये यूनिट 10 का सिलेबस है। हिंदी में देख लिया आपने, इंग्लिश में देख लिया। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें मुख्य रूप से कुछ कुछ ऐसी सिलेक्टेड चीजें हैं जो आपसे पूछे जाएंगी, और उम्मीद करता हूँ होपफुली आपने ये टॉपिक कवर कर लिया होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यूनिट 10 की कई सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। मैंने काफी हद तक चीजें रिकॉर्ड करके आपको मतलब प्रोवाइड करा दूंगा। बीच में मेरी एक आपसे मतलब बात रखनी है या पॉइंट रखना है कि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं काफी सारी चीजें इसकी अभी नहीं करा पाया, एक दो टॉपिक उसके यूनिट 9 की भी रह गए हैं। तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बाकी मेरा यही एक कोशिश थी कि मैं आपको अधिकांश चीजें प्रोवाइड करा दूं, लेकिन अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जो आपको सिलेबस में काफी हद तक जो स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेंगे, या फिर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, अलग अलग सोर्सेस उनका जो है कंटेंट आपको अलग अलग सोर्सेस में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसका क्या है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अब ओवरऑल कराना तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता तो हूँ पूरा कराना, ईमानदारी से बोलूँ तो मैं चाहता तो हूँ पूरा कराना, बट मेरे पास भी समय नहीं मिल रहा, और अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं उतना वर्क इतना एफिशिएंसी से कैपेबिलिटी के साथ वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी आपको यूएमसीक्यू वगैरह कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स इसके प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ और टॉपिक है यूनिट 9 के, उसके अलावा कुछ ऐसे प्रशासन वाले टॉपिक्स हैं, तो बीच में आपको क्लासेस उनकी प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम फटाफट अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है,
पहला क्वेश्चन क्या है, कथनों पर विचार करना है। कथन दिए गए हैं 3 कथन आपके सामने और उनके ऑप्शन दिए गए हैं, फिर कोड दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कोड सही है। ठीक है, सचिवालय कार्यपालिका का अभिन्न अंग है। द सेक्रेटेरिएट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। फिर क्या लिखा है, सचिव को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। द सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। फिर क्या लिखा है, सचिवालय प्रशासनिक और वित्तीय विकासात्मक निर्णयों में भाग लेता है। द सेक्रेटेरिएट पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल डिसीजन। क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सचिवालय का कार्यपालिका अभिन्न अंग है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि कार्यपालिका यानी होती है मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का समूह, मतलब उनको मिलाकर के कार्यपालिका बनती है। वो लोग क्या करते हैं, नीति योजना अधिनियमों को लागू करते हैं। लेकिन लेकिन उनके पीछे एक प्रशासनिक एक तंत्र होता है जो उनको सलाह परामर्श देता है समय समय पर। ठीक है, तो वो सचिवालय होता है। ठीक है, वो सचिवालय होता है, ये हमें पता है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सचिव को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या सचिव को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था सचिव को राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की क्या है यहाँ पे, एक अनुमोदन की आवश्यकता यहाँ पे होती है। फिर सचिवालय प्रशासनिक वित्तीय विकासात्मक निर्णयों में भाग लेता है। क्या सचिवालय प्रशासनिक वित्तीय विकासात्मक निर्णयों में भाग लेता है? बिल्कुल लेता है। अल्टीमेटली जो पूरा ब्रेन है, मस्तिष्क है, हमने पढ़ा था कि सचिवालय या सचिव, मुख्य सचिव जो है वो ब्रेन होते हैं उस सरकार की, उस राज्य की कार्यपालिका का ब्रेन कौन होता है, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा सही, इसका दूसरा गलत हो जाएगा, पहला एंड तीसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत था क्योंकि सचिव की जो नियुक्ति होती है उसमें अंतिम फैसला मुख्यमंत्री का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल वहां पे सिर्फ एक औपचारिकता निभाता है, एक औपचारिक उसका एक रोल ये होता है कि उसके नाम पे आदेश जारी होता है, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन कौन कौन करेगा, मुख्यमंत्री करता है। नियुक्ति का आदेश कौन देता है, मुख्यमंत्री देता है। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद आदेश राज्यपाल के नाम से होता है। लेकिन आप समझ रहे हो कि पीछे से जो पूरा जो प्रक्रिया थी वो मुख्यमंत्री के द्वारा पूरी की गई थी। के बाद है दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्या है क्वेश्चन, सचिवालय में कार्य विभाजन अनुभाग शाखा और इकाई स्तर पर तक होता है। सचिवालय जो है सेक्रेटेरिएट है, उसका जो कार्य विभाजन है वो अनुभाग शाखा इकाई स्तर पर, द डिवीजन ऑफ वर्क इन सेक्रेटेरिएट इज अपॉन टू द सेक्शन ब्रांच एंड यूनिट लेवल्स। अनुभाग, अनुभाग एक ऑफिस है, मतलब एक सचिवालय होता है, फिर उसके अंदर कई सारे विभागीय जो तंत्र है वो होता है, फिर वो कई सारे अनुभागों में बटा होता है, विभाग फिर कई सारे अनुभागों में बटा होता है। जैसे हम अगर देखें तो एक सचिवालय है, फिर उसके अंतर्गत कई सारे विभाग काम कर रहे हैं, फिर विभागों के नीचे कई सारे उप विभाग हैं, फिर उसके नीचे फिर कई सारे अनुभाग होते हैं। ठीक है, तो ये बीच में और भी संरचनाएं हो सकती है, शाखाएं होती हैं फिर। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये आप फिर भी इसको देख लेना अच्छे से कि अनुभाग अधिकारी जो होता है, सेक्शन ऑफिसर होता है, वो लिपिकीय कर्मचारियों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करता है क्या? द सेक्शन ऑफिसर डायरेक्टली सुपरवाइज द क्लरिकल स्टाफ। क्लरिकल स्टाफ को वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है क्या डायरेक्टली? मुख्य सचिव सभी विभागीय सचिवों में से कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ यानी जूनियर। चीफ सेक्रेटरी सीएस इज जूनियर टू द ऑल डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। तो ये आप थोड़ा सा सोचो इस पे कि तीसरा स्टेटमेंट सीधा कह रहा है कि मुख्य सचिव सभी विभागीय सचिव से कनिष्ठ, जूनियर थोड़ी होता है, वो तो सबसे सीनियर होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी तीसरा एलिमिनेट कर दो तो देखो सभी सही है, यानी कि तीसरा इसमें भी है, तीसरा इसमें भी है, तीसरा इसमें भी, ओनली 1 और 2। अब 1 और 2 भी देख लो, आपकी विभाजन अनुभाग शाखा इकाई स्तर पर होता है, ये सही है। और अनुभाग अधिकारी लिपिकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है इसका, यानी कि क्या आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो हमेशा सचिवालय का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है, सुप्रीम ऑफिसर होता है, सुपीरियर, एक सुपीरियर का है या फिर सर्वोच्च अधिकारी, सुप्रीम ऑफिसर ही बोल सकते हो उसको, इसलिए उसका नाम ही होता है चीफ सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरीज में भी सबसे चीफ है वो, सबसे चीफ लेवल का अधिकारी है वो।
तो एक प्रशासनिक एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है जो जिनकी नियुक्ति कौन करता है? सीएम करता है। किसके नाम से? आदेश किसके नाम से जारी होता है? गवर्नर के नाम से, है ना, कि गवर्नर साहब चाहते हैं कि इनकी नियुक्ति की जाए, लेकिन अल्टीमेटली फैसला करते हैं उस पर सीएम। फिर ये आदेश जारी करने वाला प्रशासनिक विभाग कौन सा है? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत एक पत्र जारी होता है, एक अधिसूचना जारी होता है। उसके माध्यम किसके नाम से जारी करता है? वो गवर्नर के नाम से सीएम के आदेश अनुमोदन के बाद एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर को मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है राज्य सचिवालय का। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय को कहा जाता है वल्लभ भवन, जो कि कहाँ पर है? वल्लभ भवन कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? भोपाल में है। और इस पे जो है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अब आप बोलोगे मध्य प्रदेश तो 1956 में बन गया था, तो 1956 से लेकर के 65 की स्थिति में क्या था? तो 56 से 65 में ये था कि मध्य प्रदेश में सचिवालय पुराने विधानसभा में संचालित होता था। यहाँ ये इस पीरियड में क्या था? पुराने विधानसभा भवन में संचालित होता था। जो पुराना विधानसभा भवन था ना, उसकी बिल्डिंग में क्या होता था? विधानसभा भवन, ठीक है, वीएस मतलब विधानसभा। तो पुराने विधानसभा भवन में ये संचालित होता था। फिर 65 में जब नई बिल्डिंग बन जाती है, उस नई बिल्डिंग को कहा गया है वल्लभ भवन। उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का सचिवालय काम करता है। उसका सुपीरियर या सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है मुख्य सचिव सीएस, जो कि सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, जिसकी नियुक्ति सीएम करते हैं। किसके नाम से? गवर्नर के नाम से आदेश होता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सामान्य प्रशासन विभाग इसकी अधिसूचना जारी करता है। ये हमने इसका एक प्रक्रिया देख ली। हाँ, ये देख लो, आपकी सबसे सुपीरियर अधिकारी क्या होता है? इसके ऊपर भी एक अधिकारी होता है सीएस। यहाँ पे लिखना, अगर इसमें लिखा नहीं है, एक्चुअली क्या है, मुख्य सचिव सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके नीचे फिर ये अधिकारी लिखे हुए हैं। ये इसलिए ये फोटो लगाई गई है यहाँ पे कि मुख्य सचिव या फिर चीफ सेक्रेटरी होता है सबसे बड़ा अधिकारी सचिवालय का। उसके नीचे शासन सचिव जो हर एक विभाग के होते हैं, अतिरिक्त सचिव। ये अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव में ज्यादा अंतर नहीं होता है, काफी हद तक सिमिलरिटी होती है कि, और शासन सचिव उपलब्ध नहीं होता है। जब ये प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर उसके काम अतिरिक्त सचिव संभाल लेता है। एक प्रकार से इसको ऐसे समझ सकते हो आप। फिर उप सचिव नीचे होता है, फिर अवर सचिव होता है, अनुभागीय अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ पे हर एक अधिकारी का एक प्रशासनिक संरचना दे रखी है आपके सामने। राज्य सचिवालय में हर एक अधिकारी की प्रशासनिक संरचना, जैसे कि सबसे बड़ा जो ऑफिस है, प्रशासनिक ऑफिस है मध्य प्रदेश का, वो होता है राज्य सचिवालय। तो उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है मुख्य सचिव, और उसको इंग्लिश में आप चीफ सेक्रेटरी आप देख सकते हो, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद एक जो नीचे के ऑफिसेस होते हैं, यानी सचिवालय किन किन ऑफिसों में बटा होता है? सचिवालय फिर विभागों में बटा होता है। किसमें? विभागों में। विभाग का जो हेड होगा, एक प्रशासनिक हेड होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, वो होगा सचिव या प्रमुख सचिव, जिसको सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं। बट एग्जैक्टली इसको डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ गवर्नेंस भी बोला जाता है। ये ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है, या फिर सिंपल वर्ड में सिर्फ सेक्रेटरी बोल दो, ये सफिशिएंट है। फिर वो विभाग कई सारे उप विभागों में बटा होता है, जैसे कि परिवहन विभाग। तो परिवहन विभाग में एक सड़क विभाग होगा, एक परिवहन से संबंधित अलग विभाग होगा, ठीक है। फिर एक ट्रैफिक से रिलेटेड अलग विभाग होगा, उप विभाग, सॉरी। जैसे एक शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में जैसे एक स्कूलों स्कूलों के निर्माण संबंधित एक अलग उप विभाग होगा। फिर बच्चों का जो वो होता है, उनके जैसे ये कह सकते हैं उनकी यूनिफॉर्म वगैरह है, तो उनकी यूनिफॉर्म, उनकी स्कॉलरशिप, उनसे जुड़ी हुई अलग अलग जो उनको साइकिल्स वगैरह दी जाती है, ये तो इनसे जुड़ा हुआ एक अलग उपविभाग होगा या सब डिपार्टमेंट होगा। फिर टीचर्स की नियुक्ति होनी है, तो टीचर्स की अपॉइंटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनका सैलरी वगैरह देने का पूरा जो फाइनेंस संभालने का काम है, वो अलग एक उपविभाग संभालेगा। तो डिपार्टमेंट एक होता है, फिर उसके नीचे कई सारे उपविभाग होते हैं, यानी सब डिपार्टमेंट होते हैं। फिर वो विभाग भी कई सारे प्रभागों में बटा होता है। प्रभागों का जो प्रशासनिक हेड है, प्रशासनिक हेड यहाँ पे होगा उप सचिव, जिसको हम डेप्यूटी सेक्रेटरी बोलेंगे, डेप्यूटी सेक्रेटरी। फिर उसके नीचे कई सारी शाखाएं होती है, जिसका हेड होता है अपर सचिव, और उसके नीचे कई सारे अनुभाग होते हैं, जिसको सेक्शन कहते हैं, और ये अनुभागीय अधिकारी इसका हेड होता है, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर इसका हेड होता है। अगला क्वेश्चन अब क्या है?
अगला क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं तीन, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से सही बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बताइए सही क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सचिवालय मध्य प्रदेश का बल्लभ भवन भोपाल में स्थित है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सचिवालय का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल एच.वी. रेड्डी ने किया था, क्या ये सही है। द सेक्रेटेरिएट वाज इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नर एच.वी. रेड्डी। राज सचिवालय का गठन राज्य पुनर्गठन के बाद हुआ था। द स्टेट सेक्रेटेरिएट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, 1956 में हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश का। क्या हो जाएगा इसका सही। देखो वल्लभ भवन तो है, यानी ये सही है। सचिवालय का उद्घाटन एच.वी. रेड्डी ने किया था, एच.वी. रेड्डी तो नहीं था, के.सी. रेड्डी थे। ये थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल घुमा दिया है यहाँ पे। अगर आपने सिर्फ रेड्डी वर्ड पढ़ा हो और आपने टिक कर दिया हो तो गलत हो जाता है ये आंसर, क्योंकि बहुत गहराई से देखोगे तो ये एच.वी. रेड्डी नाम से करके कोई व्यक्ति ही नहीं था मध्य प्रदेश का कोई राज्यपाल ऐसा। के.सी. रेड्डी थे और एच.वी. पाटस्कर थे। एच.वी. पाटस्कर थे एक राज्यपाल जो कि सेकंड नंबर के राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। तो इसका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकंड नंबर का। थर्ड स्टेटमेंट क्या, अगर राज्य सचिवालय का गठन राज्य पुनर्गठन के बाद हुआ था, बिल्कुल सचिवालय तो पुनर्गठन के बाद ही बना था 1956 पे। तो कौन सा स्टेटमेंट इस कोड सही हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही है। अब देखो आपको पता है जो हमारे मध्य प्रदेश में सचिवालय है, ठीक है, सचिवालय एक ऐसा पद है जो प्रशासनिक तंत्र का सबसे बड़ा ऑफिस है। मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक गतिविधियां हो रही हैं उनका एक जो सिस्टम है, उस सिस्टम का एक सेंटर पॉइंट क्या है, सचिवालय है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 55 जिले हैं। हर एक जिला कहीं इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, ऐसे 55 जिले करके हर एक जिले का एक एक कलेक्टर भी बैठा हुआ है, यानी प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर बैठा हुआ है। जैसे 55 जिले हैं, इनका जो सेंटर पॉइंट है, ऐसे समझ लो कि इन 55 जिलों का सेंटर पॉइंट आप समझ लो एक जगह बनाया गया है जहां से नीतियों का निर्माण होता है, फिर उनका आदेश जारी होता है और फिर उनको इम्प्लीमेंट करने के दिशा निर्देश भी जारी होते हैं, वो होता है सचिवालय। और सचिवालय के अंतर्गत नई कई सारे निदेशालय भी काम करते हैं, तो सचिवालय सचिवालय होता है, उसके नीचे कई सारे निदेशालय काम करते हैं, संचालनालय काम करते हैं अलग अलग विभागों के। और फिर इस तरीके से क्या होती है, अलग अलग पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन होता है, कार्यपालिका इस तरीके से काम करती है हर एक राज्य की। तो मध्य प्रदेश में क्या है कि बात है 1956 की, हम बात करते हैं 1956 में। 1956 में क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइज हुआ था। तो हमने क्या किया, रीऑर्गेनाइज कर लिया मध्य प्रदेश को। आपको पता है कि 56 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था, उसके माध्यम से देश में 14 राज्य बने थे, 6 यूटी बनी थी, उनमें एक राज्य मध्य प्रदेश भी था। तो इसी के साथ हमने इसी तारीख को मध्य प्रदेश में एमपी का स्टेट सेक्रेटेरिएट भी बनाया था, राज्य, हमने क्या बनाया था, स्टेट सेक्रेटेरिएट बनाया था, राज्य सचिवालय बनाया था, ठीक है। तो राज्य सचिवालय बना, लेकिन लेकिन ये जो कार्य काम काज इसका होता था, ये जो काम करता था, ये बिल्डिंग, किस बिल्डिंग के अंतर्गत काम करता था, पुराने विधानसभा, ठीक है, ये हमने पीछे के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, पुराने विधानसभा, पुराने विधानसभा भवन के अंतर्गत ये काम करता था। फिर क्या हुआ कि अब पुराने विधानसभा भवन में काम करता था, 1956 में सचिवालय के अंतर्गत, 1956 में सचिवालय के अंतर्गत ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन बनाया गया, सीएस कौन बनाया गया, एच.एस. कामत, एच.एस. कामत, एच.एस. कामत यहाँ पे पहले क्या बनाए गए, पहले चीफ सेक्रेटरी बनाए जाते हैं, ठीक है, पहले चीफ सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। उस समय मध्य प्रदेश कैडर के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर एच.एस. कामत ही थे। तो इनको क्या बनाया जाता है, चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। उसके बाद फिर महत्वपूर्ण घटना क्या घटती है, दूसरे नंबर के जो व्यक्ति आते हैं वो इंपॉर्टेंट है,
सेकंड नंबर के जो व्यक्ति आते हैं वो है आरसीवीपी, आरसीवीपी नरोना, आरसीवीपी रोनाल्ड कार्ल्टन विवियन पिडाडे नरोना, ठीक है। ये क्या बनाए गए थे? ये बनाए गए थे मध्य प्रदेश के सेकंड नंबर के एक चीफ सेक्रेटरी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो घटी 1965 में। तब क्या हुआ? मध्य प्रदेश में नई बिल्डिंग तैयार हो गई बनके, नई बिल्डिंग तैयार हो जाती है बनके। क्या नाम था उसका? वल्लभ भवन, वल्लभ भवन उस बिल्डिंग का नाम था। उस वल्लभ भवन बिल्डिंग के अंतर्गत क्या हुआ, फिर मध्य प्रदेश में राज सचिवालय की कामकाज को क्या किया? संचालित किया। और इसकी जो उद्घाटन का काम है वो किसने किया? केसी रेड्डी नाम के राज्यपाल थे उस समय मध्य प्रदेश के, केसी रेड्डी, वो रेडी थे बिल्कुल क्या करने के लिए? उद्घाटन करने के लिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार से ये सचिवालय की व्यवस्था चलती है। और वर्तमान में अभी अब करंट बेसिस पे देख लो, तो करंट बेसिस पे यानी प्रेजेंट में कौन है अभी मध्य प्रदेश के सचिवालय में? सीएस, प्रेजेंट में सीएस मध्य प्रदेश के कौन है? तो प्रेजेंट में मध्य प्रदेश के सीएस जो है वो बिल्कुल सॉलिड तरीके से याद रखो, वो है अनुराग जैन, अनुराग जैन, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश पे अभी संरचना काम कर रही है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मध्य प्रदेश, एक प्रकार से मैंने राज्य सचिवालय आपको रिवाइज किया है। और कामकाज तो देखो आपको पता ही है कि कामकाज क्या होते हैं। राज्य सचिवालय एक प्रकार से 55 जो मध्य प्रदेश, देखो एक बात और मैं फिर से क्लियर कर दूं, मध्य प्रदेश में विभाग, मध्य प्रदेश की जनसंपर्क की वेबसाइट पे आप जाओगे तो उसमें गिनोगे, गिनती वाइज मैं कह रहा हूँ, उनको सिस्टमेटिक गिनोगे तो ऐसे हर एक जो विभाग है, 54 विभाग है। अब आप बोलोगे कि नहीं, आप किसी वीडियो में 54 बोलते हो, किसी में 55 बोलते हो, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मैं आपको फिर से क्लियर बोल रहा हूँ, देखो आप काउंट करोगे तो आपको एक एक करके हर एक क्षेत्र जो अलग अलग काम काज होते हैं, जैसे परिवहन का काम काज होता है, शिक्षा का काम काज होता है, स्वास्थ्य का काम काज होता है, 54 विभाग मिलेंगे। लेकिन उनमें जो नियुक्तियां वगैरह होती हैं वो होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यानी सामान्य प्रशासन विभाग। ये एक 55वें नंबर का विभाग है जो देखा जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ओवरऑल 55 विभाग क्या है? कार्यरत है या फिर अभी संचालित है ना। हमने समझ लिया है किस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये सचिवालय काम करता है, ये क्वेश्चन हो गया है, उसको रिवीजन भी कर लिया है और सचिवालय एक वन शॉट टाइप का हमने इसमें देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है राज्य सचिवालय मुख्य रूप से कौन से निकाय स्थित है? ठीक है, कौन से निकाय स्थित है? विच बॉडीज आर प्राइमरली लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश इन द स्टेट सेक्रेटेरिएट? केवल मुख्यमंत्री कार्यालय ऑन द ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफिस, विभिन्न सरकारी विभाग, उनके सचिव, बी वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एंड देयर सेक्रेटरीज, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या आंसर हो जाएगा? आप पॉज करके इसका आंसर दे दिया करो। जब साइड में होता है तो पॉज करके आपको आंसर देना होता है। और मैं यहाँ पे आप ऐसे आप खुद सोचो कि मैं यहाँ पे ऐसे 5-10 मिनट खड़े रहूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये मत सोचा करो कि मैं यहाँ पे खड़े होके फिर आपके लिए रुकूंगा। कोई लाइव क्लास थोड़ी चल रही है, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको पॉज कर लेना है और फिर उसमें आपको इत्मीनान से आंसर देना है। एटलीस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर आंसर भी दे देना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 घंटे लगा दिए उसको ढूंढ रहे हैं, इस तरीके से आंसर नहीं देना है। खुद मन से 1-2 मिनट में आंसर देना है, ठीक है। आपको पता है 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन है पेपर सेकंड में आने वाले, उसके लिए 3 घंटे मिलने वाले आपको, ठीक है। 3 घंटे मतलब एक प्रकार से 180 मिनट है आपके पास 150 क्वेश्चन करने के लिए। अप्रोक्स आप ऐसे समझ लो कि हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 मिनट भी नहीं है। हर एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 मिनट, उसमें फिर गोले भी भरने हैं। 1.5 मिनट में आपको क्या करना है? 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको आंसर सॉल्व भी करना है और उसका गोला भी भरना है, ठीक है। तो ये आप समझ लो। और ये एपी के क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो एमपीपीएससी सिविल सर्विस के प्री में आते हैं कि बस देखा हो आंसर टिक कर दिया, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है, ठीक है। ये एपी क्वेश्चन है, इससे पूरा ब्रेन लगेगा, पूरा सिस्टमेटिक उसको डिकोड करना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इस प्रकार से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ज्यादातर। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? विच बॉडीज आर प्राइमरी लोकेटेड इन द स्टेट सेक्रेटेरिएट? कौन सी बॉडी प्राइमरली लोकेटेड होती है? मुख्यमंत्री कार्यालय, कार्यालय या फिर विभिन्न सरकारी विभाग और उसके सचिव, उच्च न्यायालय या चुनाव आयोग? इसका आंसर बी हो जाएगा,
सभी सरकारी जो विभाग होते हैं उनके विभागों का जो एक प्रशासनिक मुखिया होता है वो होता है सचिव या शासन सचिव। तो वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे प्राइमरी लोकेटेड यानी कि राज सचिवालय के अंतर्गत बैठते हैं, ये आप याद रखो। उनका हेड होता है चीफ सेक्रेटरी। आंसर बी हो जाएगा। राज सचिवालय विभिन्न सरकारी विभागों उनके प्रशासनिक प्रमुखों सचिवों का केंद्र होता है, जब सरकार की नीतियों का लागू करने की व्यवस्था होती है, कार्य होता है। The state secretariat is the center of the various government departments and their administrative head secretaries where the implementation of the government policies and the programs take place. ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की पॉलिसी एंड प्रोग्राम को जहाँ पे निर्धारित किया जाता है वहाँ पे उनका मेकिंग फॉर्मेशन होता है, वो सब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है ये जो सचिवालय है ये क्या है, इसके लिए जिम्मेदार होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट। ठीक है, मेरा मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि आपको टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन दूं, तो क्या होगा कि प्रैक्टिस यही हो जाएगी। जितने ज्यादा कथन वाले क्वेश्चन आप यहाँ करोगे तो प्रैक्टिस आपकी वहां हो जाएगी। आपका एटलीस्ट टाइम जो लेने का, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम ज्यादा लेने का एक तरीका है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, धीरे धीरे वो घटेगा। और जितना ज्यादा आपने टाइम लिया तो आपको फिर वो पेपर छूटने के भी चांस रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक सजेशन है कि जितने ज्यादा हो सके तथ्यात्मक चीजें पढ़ो, बट ऐसे क्वेश्चन भी डील करो जो स्टेटमेंट वाइज हो। तो क्या लिखा है, मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है क्या? राज्यपाल करता है क्या मुख्य सचिव की नियुक्ति? ये दूसरी बार ये ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया देखो, तो हम बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर देंगे। राज्यपाल थोड़ी करता है मुख्य रूप से सचिव की नियुक्ति, कौन करता है फिर? सीएम करता है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। अब एक देखो, एक कहाँ है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, यानी ये दोनों तो हो जाएंगे एलिमिनेट। ये बी और सी में से हमें पता करना है कौन सा सही है। तो अब देखते हैं क्या है, चयन में मुख्यमंत्री की भूमिका निर्णायक होती है क्या? द रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर डिसीजिव, क्या लिखा है, डिसीजिव, निर्णायक। यही तो खेल है यहाँ पे। अल्टीमेट जो निर्णायक भूमिका है वही तो है मुख्यमंत्री की, क्योंकि राज्यपाल के नाम से तो आदेश जारी हो रहा है, ऑर्डर तो अल्टीमेटली राज्यपाल के नाम से जारी हो रहा है ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने, किसके नाम से जारी होता है? राज्यपाल के नाम से। बट निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? सीएम निभाता है, इसीलिए मैं इस पे क्या है, इसके साथ जाऊंगा, यानी सही है, ये गलत है। केवल वरिष्ठता ही मुख्य सचिव बनने के लिए पर्याप्त है। सीनियरिटी अलोन इज सफिशिएंट टू बिकम द चीफ सेक्रेटरी। क्या सीनियर होना, क्या वरिष्ठ होना ही मुख्य सचिव की नियुक्ति का एक या नियुक्त होने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखो, मुख्य सचिव बनने के लिए वरिष्ठता होना तो सही है, लेकिन एक पॉइंट ये भी होता है, देखा जाए तो वरिष्ठता ही एक बड़ा पॉइंट है, लेकिन उसके साथ साथ राजनीतिक स्वीकार्यता, तालमेल, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये सब भी मैटर करता है। ठीक है, यानी कि ओनली बी आंसर सही हो जाएगा, यानी ओनली टू। बी में आपको दिखाई होगा ओनली टू। ठीक है, अब ये भी आप याद रखो कि नियुक्ति में राज्यपाल, ध्यान से समझना, नियुक्ति में क्या है, राज्यपाल की भूमिका केवल औपचारिक होती है, केवल फॉर्मल, एक फॉर्मेलिटी निभाता है, वो एक फॉर्मेलिटी निभा दी उसने, बस। अल्टीमेट फैसला कौन करेगा यहाँ पे? डिसीजिव, डिसीजिव एक जो कैटेगरी का एक जो वो होता है, क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट करने का एक जो पावर होता है, डिसीजिव पावर है सीएस की अपॉइंटमेंट का, वो होता है सीएम के पास, चीफ मिनिस्टर के पास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रशासनिक योग्यता चयन का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी इज अ की क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन। तालमेल भी चयन में देखा जाता है। कोऑर्डिनेशन इज आल्सो सिलेक्शन ऑफ फैक्टर। चयन में केवल राजनीतिक स्वीकार्यता पर्याप्त नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, प्रशासनिक योग्यता चयन का एक महत्वपूर्ण, किसके चयन, है ना, ये भी तो बात है यहाँ पे।
तो इस चीज में यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 10 में यहाँ पे बात हो रही है सचिव की, खासतौर पे सचिव में अगर देखा जाए तो सचिव की बात हो रही है, सचिव। और ज्यादातर अगर आप देखो तो मुख्य सचिव, मुख्य सचिव की बात हो रही है, ठीक है। इसमें मुख्य सचिव लिखना भूल गया है जो हमारा टाइपिस्ट है। तो मुख्य सचिव, मुख्य सचिव प्रशासनिक योग्यता का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी इज अ की क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन। यानी मुख्य सचिव की अगर मुझे नियुक्ति करना है, मुख्य सचिव की अपॉइंटमेंट करना है सीएम साहब को, सीएम साहब करेंगे मुख्य सचिव, तो क्या सिर्फ प्रशासनिक योग्यता देखेंगे, यस और नो? क्या तालमेल भी देखेंगे क्या? अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, थोड़ा सा समझना कि यहाँ पे प्रशासनिक योग्यता चयन का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। उन्होंने ये नहीं लिखा केवल यही है, केवल वर्ड नहीं आया, यानी कि ये तो सही है, प्रशासनिक योग्यता तो होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंतर्गत, तो बिल्कुल ये तो होगा ही। तालमेल भी होना चाहिए, ये भी इन्होंने भी वर्ड, यहाँ पे भी शब्द आया है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो अ सिलेक्शन फैक्टर, यानी ये खुद स्टेटमेंट कह रहा है कि इसके अलावा और भी कुछ होगा। चयन में केवल राजनीतिक स्वीकार्यता पर्याप्त नहीं होती है, ये भी सही बात है। केवल ये नहीं होता है, अगर लिखा होता कि केवल राजनीतिक स्वीकार्यता पर्याप्त होती है तो फिर ये गलत हो जाता, क्योंकि केवल यानी केवल सिर्फ राजनीतिक स्वीकार्यता में बल दे रहा है ये स्टेटमेंट, बट ऐसा नहीं है, इसने नहीं वर्ड यहाँ पे यूज किया है, तो ये भी सही हो जाएगा। कहने की बात ये है, तीनों स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव या सचिवों की जो नियुक्ति होती है उसमें सीनियोरिटी तो देखी जाती है, प्रशासनिक योग्यता देखी जाती है, वो तालमेल बनाता है विभागों के बीच में, वो भी देखा जाता है, और राजनीतिक स्वीकार्यता भी देखी जाती है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ राजनीतिक स्वीकार्यता देख के अपॉइंटमेंट हो जाए। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, यानी तीनों सही है, तीनों सही है, ठीक है। डी में क्या है, तीनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप आंसर करो इसका। मध्य प्रदेश के किस मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के किस चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, लॉन्गेस्ट पीरियड? आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने वाले हैं, मुझे लग रहा है, अंदर से इंट्यूशन आ रहा है। या तो फर्स्ट पेपर है वो पॉलिटी वाले जो यूनिट है, यूनिट 3, ठीक है, तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं ये ऐसे क्वेश्चन की सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड वाले जो है सचिव, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री, ये सब। या फिर इस 10th यूनिट के अंतर्गत जो पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंतर्गत आपसे ये सब पूछ सकते हैं कि मुख्य सचिव सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड वाले, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड वाले, सबसे पहले कौन से रहे हैं, वर्तमान में कौन से हैं। तो लॉन्गेस्ट पीरियड वाले आपको पता होना चाहिए कौन है। अभी अभी मतलब अभी तक लॉन्गेस्ट पीरियड की अगर हम लिस्ट निकालें तो RCVP नरोना नहीं है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट इनका कह सकते हैं। HS कामत आंसर सही हो जाएगा, ये नहीं है और ये भी नहीं है। HS कामत, श्री HS कामत सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड का इनका टेन्योर है। कब तक रहे ये? 1956 से लेकर के 63 तक रहे, 1956 से 63 तक। एक प्रकार से आप ऐसे समझ लो कि 7 साल, 7 साल के अप्रोक्स रहे हैं, ठीक है। फिर RCVP नरोन्हा, इनके बारे में एक लाइन ये याद रखना, RCVP नरोन्हा जो है मध्य प्रदेश के सबसे एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं जो 2 बार CS बने हैं। कितनी बार? 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स CS की पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं। एक तो हुए थे ये 63 से हुए थे, 1963 से लेकर के 68 तक हुए थे, 67 या 68 तक हुए थे वो दूसरी टर्म में। एग्जैक्टली मुझे इनकी टर्म याद नहीं है, एक बार चेक कर लेना। एक बार शायद 1963 में हुए थे और एक बार 1972 या 73 के आसपास हुए थे ये, ठीक है। तो ये 2 बार अपॉइंट हुए थे, 2 बार अपॉइंट हुए थे, 2 बार इस पद पे सुशोभित हुए थे। कौन? RCVP, ठीक है, ये इनका पूरा इस तरीके से आप याद रखो, RCVP रोनाल्ड कार्लटन विवियन पिडाडे नरोना, ये इनका पूरा नाम है। हैदराबाद के थे, मतलब मूल रूप से हैदराबाद के थे RCVP नरोना। मध्य प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर बनते हैं, ICS ऑफिसर बनते हैं। उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने के ICS ऑफिसर हैं ये, तो इनकी अपॉइंटमेंट जब अंग्रेज भारत में रूल करते तब इनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी। HS कामत जैसे लोग ये तब के हैं।
तो इनको कैडर क्या मिला था? मध्य प्रदेश कैडर। ठीक है, तो ये मेनली इनका जो ज्यादातर जीवन गुजरा है वो मध्य प्रदेश भोपाल में गुजरा है। तो एक हमने ये क्लियर कर लिया कि मध्य प्रदेश में एच एस कामत सबसे लंबे पीरियड तक रहे, 7 साल 23 दिन तक। अगर इनकेस आ गया कि फर्स्ट सीएस मध्य प्रदेश के, सीएस के मामले में कुछ फैक्ट बताता हूँ, ध्यान से समझना। सीएस के बारे में कुछ फैक्ट। फर्स्ट सीएस अगर आ गया तो एच एस कामत, अगर आप टिक करना एच एस कामत पहले अगर लिखा है, और अगर लिखा है लॉन्गेस्ट पीरियड तक कौन रहे, लॉन्गेस्ट, अगर ये आगे लॉन्गेस्ट पीरियड तक रहे तो उसमें भी एच एस कामत को टिक करना। अगर आ जाए कि शॉर्टेस्ट पीरियड तक कौन रहे, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट सबसे छोटा कार्यकाल जिसका रहा है, गोपाल रेड्डी करके, कमलनाथ सरकार में आए थे गोपाल रेड्डी। तो गोपाल रेड्डी जो है सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के ये रहे, मुख्य सचिव रहे। ठीक है, गोपाल रेड्डी के बाद अब सबसे ज्यादा जिन्होंने कहीं ना कहीं कहें कि अधिकतम टेन्योर जिनकी रही है, टेन्योर बेसिस पे अगर वो पूछे, फ्रिक्वेंसी पूछे, बारंबारता, तो टेन्योर की बारंबारता के आधार पे हम समझे टेन्योर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसका मुझे एग्जैक्ट अभी वर्ड नहीं आ रहा। टेन्योर फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता, किन्होंने 2 बार, जैसे बारंबारता मतलब होता है, फ्रिक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता, आवृत्ति के मामले में। तो उसमें क्या आंसर हो जाएगा? आरसीवीपी नरोन्हा, आरसीवीपी नरोन्हा हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, हाँ आरसीवीपी नरोन्हा। कब? एक तो फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट बोल रहा हूँ, सेकंड नंबर पे आए थे। एक तो सेकंड नंबर पे ये बने थे, वो एक बने थे फिफ्थ नंबर पे, मतलब फिफ्थ नंबर पे ये इस पे पद पे सुशोभित हुए थे। इस प्रकार से ये क्या है, मध्य प्रदेश में सचिवों का, मुख्य सचिवों का कार्यकाल रहा है, उनसे जुड़े हुए तथ्य रहे हैं। अब अगला क्या है इस पे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2 बार मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ये तो देखो अब आपसे बन जाना चाहिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण आ चुका है। कौन सा व्यक्ति 2 बार मुख्य सचिव रहे हैं? तो आरवीपी नरोन्हा, आरसीवीपी नरोन्हा, रोनाल्ड कार्लटन विबियन पिडाडे नरोन्हा। नरोन्हा करके जो मध्य प्रदेश सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रेनिंग एकेडमी है भोपाल में, उसको क्या बोलते हैं? नरोन्हा अकादमी, आरसीवीपी नरोन्हा अकादमी। ये भोपाल में आपको पता होना चाहिए, भोपाल में अवस्थित है। जो सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्विसेज के जो आ, ये चयनित वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, चयनित कैंडिडेट होते हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है सिविल नरोन्हा अकादमी में। प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनसे रिलेटेड तथ्य हो गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये लिस्ट दे रखी है कि पूर्व जो मुख्य सचिव रहे हैं मध्य प्रदेश के अभी तक, उनके बारे में आप देख लो कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। आपको एटलीस्ट ये मुख्य सचिव अभी ऐड हुआ है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। यूनिट 10 अभी नए सिलेबस के अंतर्गत पहली बार एग्जाम हो रहा है। यूनिट 10 अभी 2024-25 के सिलेबस के अंतर्गत ही ऐड हुई है, जो अभी 24 में नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, और अभी 25 का जो है एग्जाम, ये पहली बार हो रहा है इसमें, जिसमें ये सचिव वगैरह आने वाले हैं। तो आप समझ जाओ कि इसमें क्वेश्चन ज्यादातर फैक्चुअली आएंगे, अभी गहराई में नहीं जाएंगे वो, तो तथ्यात्मक चीजें ही पूछेंगे। तथ्यात्मक में यही सब आता है। पहले थे एच एस कामत जो 56 से 63 तक रहे, सबसे लंबा कार्यकाल 7 साल 23 दिन का। आरपी नरोन्हा जो 63 से 68 तक रहे हैं, जो 2 बार रहे हैं, पहले 2 बार रहे, तो दूसरे नंबर पे, एक 5वें नंबर पे एमपी श्रीवास्तव आए, फिर आरपी नायक आए। आरसीवीपी नरोन्हा का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, रोनाल्ड कार्लटन विपियन पिडाडे। फिर उसके बाद फिर से नरोन्हा साहब आ जाते 5वें नंबर पे, और दूसरे नंबर पे देखो आप 5वें दूसरे पे इनका नाम देख सकते हो। फिर एमएस चौधरी साहब, अच्छा एस सी वर्मा के टाइम पे पहला राष्ट्रपति शासन लगता है, के एल पसीरिया के टाइम पे दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है, बी के दुबे के टाइम पे भी दूसरा राष्ट्रपति शासन देखा गया था। फिर उसके बाद जी जगपति देखे गए। उसके बाद अगला जो नाम आता है वो है बीरबल जी, ब्रह्मस्वरूप के सी एस आचार्य। हाँ, ब्रह्मस्वरूप जी के टाइम पे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो कि 3 दिसंबर की रात को देखी गई थी। भोपाल गैस त्रासदी, उसी समय पे मध्य प्रदेश के जो वो थे सचिव थे, वो ब्रह्मस्वरूप थे। अगर इन केस आपसे ये पूछा जाए कि उस टाइम पे मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे भोपाल गैस त्रासदी के समय,
तो आपको पता होना चाहिए उस समय अर्जुन सिंह थे हमारे मध्य प्रदेश के सीएम। उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो केएम चांडी उस समय राज्यपाल थे। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। के बाद एमएस सिंहदेव, आरएन चोपड़ा, ठीक है, आरएस खन्ना, आरपी कपूर, निर्मला बुच। पहली महिला, याद करो, पहली महिला, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले फैक्ट है। पहली महिला मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच। ठीक है। अब मैं दो तीन फैक्ट बता रहा हूँ। पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। पहली महिला सीएम मध्य प्रदेश की उमा भारती। ठीक है। पहली महिला सीजे या फिर मध्य प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश या पहली महिला न्यायाधीश मध्य प्रदेश की कौन थी? सरोजनी सक्सेना। ठीक है। ये कुछ पहली महिला डेप्यूटी सीएम, पहली महिला डेप्यूटी सीएम जमुना देवी। पहली महिला मुख्य सचिव, ये अभी आप नाम देख रहे हो, निर्मला बुच। ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे तीन चार फैक्ट बता दिए, आपको याद होने चाहिए। और इन्हीं के टाइम पे तीसरा राष्ट्रपति शासन भी देखा गया था, एनएस सेठी। तीसरे राष्ट्रपति शासन के टाइम पे भी देखा गया था। एससी बिहार, फिर कुछ भी नहीं इनका फैक्ट, के एस शर्मा, फिर पीके मल्होत्रा। हाँ, के एस शर्मा के टाइम में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ये सन 2000 की बात है। के बाद अगला जो फैक्ट है, अगले जो नाम है वो है एवी सिंह, बीके साहब, विजय सिंह, फिर आरसी साहनी, अवनी वैश्य, फिर आर परशुराम दूसरी महिला, ये जो हो जाएंगी, ये सेकंड महिला सीएस हो जाएंगी। एंटनी जे सी डिसा, फिर बसंत प्रताप सिंह, फिर सुधीर रंजन चौधरी, सुधीर रंजन मोहंती, ये गलत वर्ड आ गया, सुधीर रंजन मोहंती। आ, अभी एक लास्ट क्लास हुई है किस पे? मुख्य सचिव पे। उसमें मैंने ये बोल दिया था आपसे कि एक चीज करेक्ट करना कि बसंत प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये चीज मैंने करंट बेसिस पे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, तो शायद गलत बोल दिया मैंने। मध्य प्रदेश में ये इलेक्शन कमिश्नर अभी नहीं है, तो वर्तमान में अभी मनोज श्रीवास्तव करके हैं। ये करेक्ट कर लेना, पिछले लेक्चर में मुख्य सचिव वाले लेक्चर या हुआ है, मुख्य सचिव वाले लेक्चर में ही मैंने बोला है कि मध्य प्रदेश के ये इलेक्शन कमीशन थे बसंत प्रताप सिंह। ऐसा एक गलत इंफॉर्मेशन मिस्टेकनली वो आपको दे दिए मैंने, उसका चेंज करके ये है कि एमपी के वर्तमान में अभी अभी करंट में इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मनोज श्रीवास्तव, श्री मनोज श्रीवास्तव, ये है वो। और इन्हीं के पास एक और आयोग की जिम्मेदारी है, वो है मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक पुनर्गठन इकाई आयोग। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग, जो मध्य प्रदेश में संभाग स्तर पर इकाइयां हैं, जिले स्तर पर इकाइयां हैं, तहसील स्तर पर इकाइयां, उनका पुनर्गठन करना है कि संभाग इस स्तर पे बनाए गए हैं तो क्या ये बनने चाहिए, क्या यहाँ पे और कोई संभाग बन सकता है, क्या जिला, उसी तरह तहसील, उप तहसील, गांव स्तर तक, हर एक तरीके से क्या करेंगे ये, मुख्य रूप से संभाग, जिला, तहसील तक ये क्या करेंगे, प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए अपनी सिफारिशें देंगे मध्य प्रदेश सरकार को। इसके बाद अगला नाम है सुधीर रंजन मोहंती का, उसके बाद गोपाल रेड्डी। गोपाल रेड्डी सबसे कम कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल, ये कमलनाथ सरकार के समय आए थे। उसके बाद इकबाल सिंह बैंस, उसके बाद वीरा राणा। ठीक है, वीरा राणा है जो आप, ये तीसरी महिला हो गई यहाँ पे, यहाँ पे दूसरी वर्ड आ गया, ये दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा। ठीक है, अवनी वैश्य यहाँ पे दूसरे हो जाएंगे और ये तीसरी हो जाएंगे। ठीक है। और वर्तमान में क्या है? अनुराग जैन। अनुराग जैन वर्तमान में क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? अनुराग जैन, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से इस पद पर बैठे हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सचिवों की भूमिका में नीति निर्माण और क्रियान्वयन के संबंध में क्या महत्वपूर्ण विशेषता है? ये कह रहा है कि व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्रेटरीज रोल रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन की बात कर रहा है कि, और इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है कि क्या उनकी विशेषता हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है सेक्रेटरी की। अब यहाँ पे सचिव की पूछ रहा है, वो सचिव, ना कि मुख्य सचिव। क्या होती है उसकी, क्या क्या भूमिका होती है, महत्वपूर्ण विशेषता होती है? कोई भूमिका नहीं होती क्या? केवल क्रियान्वयन की भूमिका होती है, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका होती है केवल सुझाव।
ठीक है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सही क्वेश्चन नहीं है, देखा जाए तो नीति निर्माण और क्रियान्वयन की भूमिका होती है, इसका आंसर तो वैसे सही है, ये वाला हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्वेश्चन में ही दे रखा है वैसे देखा जाए तो, है ना। तो ये चीज क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड का नहीं है ये, बाकी ठीक है, आगे क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, वो देखते हैं फिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है सचिव की। नीति निर्माण की रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सचिव सरकार के किन दो महत्वपूर्ण घटकों के बीच में सेतु का काम करता है। सेतु, सेतु मतलब ब्रिज का, बिटवीन बिटवीन विच टू पॉइंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट डज द सेक्रेटरी एक्ट एज अ ब्रिज। सेक्रेटरी एक ब्रिज के रूप में काम करता है, केंद्र राज्य के बीच में, न्यायपालिका विधायिका के बीच में, मंत्रालय प्रशासन के बीच में, या जो लोकल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में। सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश में सचिव या किसी भी राज्य में सचिव उस राज्य के मंत्रालय या विभाग और उस राज्य के प्रशासन के बीच में क्या करता है, सेतु का काम करता है। जैसे एक मैं बात करता हूँ, शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री, या फिर ऐसे ले लेते हैं जनजाति मंत्री, अभी न्यूज में भी है, मध्य प्रदेश के जनजाति मंत्री विजय शाह। तो जनजाति मंत्री के सचिव होंगे, एक मंत्री होता है विभाग का प्रमुख, आपको पता है विभाग का प्रमुख कौन होता है, मंत्री होता है। उसके नीचे क्या होता है, सचिव होता है, प्रशासनिक एक जो अधिकारी होता है वो एडवाइस करता है। तो प्रशासनिक सचिव और राज्य का जो सचिवालय है, अब सचिवालय के अंतर्गत जो हेड होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। तो ये विभाग है, ठीक है, ये विभाग का एक मंत्री है। जनजाति विभाग का मंत्री कौन है, जनजाति मंत्री है, जो अभी कौन है वर्तमान में, विजय शाह करके है। और सीएस ये सचिवालय का प्रमुख, यानी ये प्रशासन है, ये मध्य प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र है, ये मध्य प्रदेश का विभागीय मंत्रालय तंत्र है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, इनके बीच में सेतु का काम है। सेतु काम कौन कर रहा है यहाँ पे, अब ये तो प्रमुख अधिकारी है, तो यहाँ पे सचिव जाकर के यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन देगा, या फिर इस सचिवालय को इन्फॉर्मेशन देगा। तो कहने की बात ये है कि ब्रिज का काम वो सचिव कर रहा है, ठीक है। सचिव सचिव क्या करता है, विभाग और प्रशासन के बीच में, या विभाग और ये प्रशासन और विभाग के बीच में, या फिर मंत्रालय प्रशासन के बीच में एक सेतु का काम करता है, मिनिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये आप देख ही चुके हो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मध्य प्रदेश में संभागायुक्त यानी कि कमिश्नर, तो इंग्लिश में कहते हैं कमिश्नर। तो कमिश्नर के पद और उसकी भूमिका के संबंध में आपको कथन पर विचार करना है कि जो मध्य प्रदेश में डिविजनल कमिश्नर होता है, या फिर जिसको हम सिर्फ कमिश्नर बोल के काम खत्म कर देते हैं, पोस्ट एंड रोल ऑफ द डिविजनल कमिश्नर इन एमपी। तो उसकी पोस्ट और रोल से रिलेटेड आपको ये स्टेटमेंट बताने की कौन सा इसमें से सही है, उसके पोस्ट को लेकर के, उसके रोल को लेकर के, उसके पद को लेकर के, उसकी भूमिका को लेकर के। क्या मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, तो 10 संभाग होंगे तो कितने पद होंगे, 10 संभाग के, 10 संभाग के पद होंगे, यानी मध्य प्रदेश में ओवरऑल कितने संभागायुक्त हैं, यानी कमिश्नर कितने हैं, तो 10 कमिश्नर है मध्य प्रदेश में, तो ये तो सही है। प्रत्येक संभाग का प्रमुख संभागायुक्त होता है, ये भी सही है। संभाग जो आयुक्त होता है एक वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी होते हैं, क्या जो राज्य शासन और जिला प्रशासन के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। राज्य के बीच में और जिला के बीच में, राज्य और जिला के बीच में क्या होता है, आपको पता है कि राज्य सबसे ऊपर की इकाई होता है, वैसे तो देश होता है सबसे बड़ा एक जो स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके नीचे कई सारे राज्य होते हैं, उसके नीचे फिर कई सारे संभाग होते हैं, ठीक है, और उसके नीचे फिर कई सारे जिले होते हैं, फिर जिले भी कई सारे विकास खंड में बटे होते हैं, विकास खंड, ठीक है, मैं विकास खंड सिर्फ विकास लिख रहा हूँ, फिर विकास खंड भी कई सारी तहसीलों में बटे होते हैं। अब देखो विकास खंड सिर्फ, अच्छा इसका एक मैं डिवीजन कर देता हूँ, जैसे स्टेट है, उसके नीचे डिविजन्स होते हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, बट यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। अगर तुम विकास के आधार पर डिवीजन करोगे तो विकास के आधार पे आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, विकास खंड होते हैं,
विकास खंड होते हैं जिनका अधिकारी क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। विकास खंड का अधिकारी कौन होता है, प्रशासनिक अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ कहते हैं जिसको। डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे फिर और एक और डिवीजन होता है राजस्व के रूप में। राजस्व मामलों में एक अलग प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाती है, उसमें फिर तहसीलदार अपॉइंट होता है, तहसीलदार। तहसीलदार फिर आपने अच्छा एक नाम और सुना होगा, नायब तहसील, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार क्या करता है, जो उप तहसीलें होती ना, तहसीलों के नीचे उप तहसील होती है, तहसील बड़ी होती है, उप तहसील थोड़ा और छोटी होती है। तो उप तहसीलों का क्या होता है, नायब तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार। ये मध्य प्रदेश में, ये आप याद रखना, नायब तहसीलदार। ठीक है, समझ जाओ यहाँ पे ये क्या लिखा है, नायब तहसीलदार जो उप तहसील में होता है। तहसील में क्या होता है, तहसील में होता है तहसीलदार जो राजस्व प्रमुख होता है तहसील स्तर पे। विकास खंड स्तर पे अगर देखो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर जिला स्तर पे जिलाधीश यानी कलेक्टर, डीएम। डिवीजन स्तर पे कमिश्नर और स्टेट लेवल पे आपको चीफ सेक्रेटरी मिलता है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि आईएएस ऑफिसर होता है क्या। हाँ, ये चीज आप याद, जिले स्तर तक आपको आईएएस ऑफिसर मिलेंगे। ठीक है, इवन तहसील स्तर पे भी आपको आईएएस ऑफिसर मिल सकते हैं एसडीएम के रूप में। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी आईएएस ऑफिसर एक ट्रेनिंग फेज में बना दिया जाता है। और स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी तो होता ही है, यानी कि ये आईएएस ऑफिसर होता है। देखो, स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी तो आईएएस होता ही है। डिवीजन स्तर पे भी जो संभाग आयुक्त है वो भी आईएएस लेवल का अधिकारी है। डिस्ट्रिक्ट स्तर पे कलेक्टर भी आईएएस लेवल का अधिकारी है। और यहाँ पे तहसीलों में कभी कभार एसडीएम भी आईएएस लेवल का अधिकारी बना दिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट पीसीएस जो एमपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, अपने राज्य सेवा के अधिकारी को ही एसडीएम अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी सही है। अब लास्ट मुझे ये कंफ्यूजन है कि मध्य प्रदेश में राज्य जो प्रशासन, राजस्व प्रशासन है, उसकी निगरानी करते हैं क्या संभागायुक्त, राजस्व प्रशासन की निगरानी करते हैं। कानून व्यवस्था का और विकास का कार्य, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को नहीं करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि सिर्फ राजस्व प्रशासन ही संभालते हैं क्या, कानून व्यवस्था नहीं संभालते, विकास काम नहीं संभालते क्या। ऐसा तो नहीं है। कमिश्नर है भाई, कमिश्नर है तो वो कमिश्नर वाला काम भी करेगा, नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर भी तो संभालेगा, डेवलपमेंट वाला काम भी संभालेगा, सिर्फ राजस्व काम थोड़ी संभालेगा। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 हो जाएगा इसका सही। ठीक है, 1 और 2। तो इसका मुख्य रूप से ये होता है कि ये सामान्य प्रशासन तो संभालता है, ये लॉ एंड ऑर्डर संभालता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे काम संभालता है, बहुत सारे काम होते हैं इसके। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जिले स्तर पे कलेक्टर बैठा हुआ है ना, वो हर एक डिपार्टमेंट को क्या कर रहा है, एक प्रकार से समन्वय कर रहा है उनके बीच में, सभी को संभाल रहा है, सभी के कार्य दिशा निर्देश जो है निर्धारित कर रहा है। तो वैसे ही एक संभाग स्तर पे क्या है, 3-4 जिलों 5-6 जिलों को मिला करके संभाग स्तर पे एक आईएएस ऑफिसर होता है जिसको हम कमिश्नर बोलते हैं पद पे। तो ये संभालता है वहाँ उस स्तर पे क्या है, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, ये सब। अब अगला नाम आता है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ब्रिटिश काल में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद जो है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ द कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में आपको पता होना चाहिए कि जिला प्रशासन जो है, कलेक्टर का पद आ गया था। अब आप बोलोगे कैसे आ गया था, आ तो गया था। कार्डवालिस का नाम जानते हो कि आप लोग, सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है मध्य भारत में। तो कलेक्टर का पद तो आ गया था, बट टर्म आम यूज नहीं हो रहे थे कलेक्टर जैसे, तो बाद में बोला जाने लगा था, लेकिन इनिशियली पद तो आ गया था। ठीक है, ब्रिटिश काल में। तो उसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही बताना है। वारेन हेस्टिंग 1872 में जुडिशियल प्लान के तहत जिला कलेक्टर का पद स्थापित किया था, ये सही है क्या। इस पद का मुख्य उद्देश्य राजस्व और कानून व्यवस्था को संभालना था क्या। डिस्ट्रिक्ट शब्द का पहला प्रयोग कलकत्ता के लिए 1776 में हुआ था। कौन सा सही हो जाएगा इसका, इसका तीनों सही हो जाएंगे, क्योंकि वारेन हेस्टिंग ही लेके आया था जुडिशियल प्लान के अंतर्गत। तो डिस्ट्रिक्ट शब्द का पहला प्रयोग कलकत्ता में ही किया गया था। और ये भी पता होना चाहिए, कानून व्यवस्था ही संभालता था और ये राजस्व भी संभालता था। 1 और 2 और 3। अब आप बोलोगे, ये मत बोलना कि नहीं सर, है ना, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे तो नहीं संभालता था, इनिशियली नहीं संभालता था, फिर उसके बाद उसकी शक्तियां बढ़ाई गई थी बाद में समय काल, विलियम बेंटिंग के टाइम पे बढ़ाई गई थी। ठीक है,
तो 1 and 2 and 3 all three statement are correct. Warren Hastings established the post of district collector 1773 under the judicial plan. उसने जुडिशियल प्लान के अंतर्गत 1772 में इस कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे पद को स्टैब्लिश कर दिया था। आप बोलोगे कैसे सर, कैसे स्टैब्लिश कर दिया था, क्यों कर दिया था स्टैब्लिश? मैं बताता हूँ। देखो कहानी ऐसी है, तो यहाँ पे समझना कि वॉरेन हेस्टिंग जो है ना, इतना मास्टरमाइंड इंसान था, कहाँ गया, ये है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक व्यवस्था स्टार्ट की थी, इजारेदारी, आपने पढ़ा होगा, इजारेदारी व्यवस्था शुरू की थी। ये लैंड रेवेन्यू की व्यवस्था थी, भू राजस्व की व्यवस्था थी, इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था में क्या होता था, परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता था, परमानेंट जमीन किसी को नहीं दी जाती थी। जमीन एक सर्टेन टाइम तक क्या होती थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी को दी जाती थी। फिर वो व्यक्ति जब जमीन को ले लेता था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठेके के बेसिस पे, उस व्यक्ति को फिर जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि आप इस पे राजस्व वसूलो, फिर सरकार को दो। ठीक है। तो इजारेदारी व्यवस्था में क्या होता था कि लैंड रेवेन्यू का परमानेंट सेटलमेंट नहीं किया गया था, यानी परमानेंट सेटलमेंट बाद में कार्नवालिस करता है। तो इसने भूमि को नीलामी करने के लिए, भूमि का नीलामी करने की व्यवस्था अपनाई। नीलाम करता था, ये बोलता था कि नीलामी होगी इतने साल के लिए। तो अब नीलामी करने के लिए कुछ खरीदार भी आएंगे, जिनको हम बोलेंगे ठेकेदार। और ठेकेदार कोई और नहीं थे, ये आगे जाके जमींदारी कहलाते हैं, ठेकेदार। ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये जमीन खरीद लेते थे। ये जमीन अंग्रेजी सरकार से एक प्रकार से नीलामी के माध्यम से उनसे परचेज कर लेते थे। अब सरकार को इनसे मतलब ये नहीं है कि आप कितना अन्न उगा रहे हो, हमें तो इस जमीन से इतना टैक्स चाहिए, हमें इस जमीन से इतना लैंड रेवेन्यू चाहिए। तो ठेकेदार क्या करता है, भू राजस्व वसूलता था। ये क्या करता था, ये भू राजस्व किसानों से वसूलता था। मतलब ठेकेदार ने जमीन ले ली और वहां पे किसानों को दे दी, किसानों को दे दी जाती थी। और किसान जब खेती करते थे तो किसानों से क्या करता था, ये किसानों से फिर ये भू राजस्व वसूलता था कि देखो हमने ये जमीन ले ली है, अब इस पे मैं क्या है वसूली करूंगा। तो तुम लोग जितने भी लगान अगर देने वाले हो तो आपसे मुझे देना है, क्योंकि सरकार ने मुझे ये जमीन अब सौंप दी है ठेके के माध्यम से, नीलामी के माध्यम से। अब यहाँ पे समझना क्या रोल होगा, भू राजस्व जब कलेक्ट हो जाएगा, इस ठेकेदार के पास चला जाएगा, तो अब ठेकेदार के ऊपर निगरानी, ठेकेदार के ऊपर पूरी की पूरी नजर रखने का, ठेकेदार के ऊपर पूरा का पूरा इंस्पेक्शन करने का जिम्मेदारी, ठेकेदार के ऊपर पूरी की पूरी इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी किसको दी गई, इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी, इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी दी गई। एक पद बनाया गया, इसीलिए जुडिशियल प्लान के अंतर्गत कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया गया कि भाई आप ठेकेदार किसके नियंत्रण में, किसकी नजरों के सामने रहेंगे, कलेक्टर के सामने। कलेक्टर को लगा कि ये ठेकेदार ठीक तरीके से लगान वसूल नहीं कर रहा है, और उतनी लगान वसूल नहीं कर रहा है जितनी इसको करना चाहिए, तो ये क्या कर सकता है, उसकी शिकायत कर सकता है और उससे जमीन छीनी जा सकती है। ठीक है, ये चलता था क्रिया, एक प्रकार से ये प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाती थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वारन हेस्टिंग्स है किस तरीके से इस पद को लेकर के आया था, और मुख्य रूप से यहाँ पे लूटने का उद्देश्य था उनका। कलेक्टर मतलब इसलिए तो वर्ड आया, लगान जो है एक ठेकेदार के पास पहुंच गई है, अब ठेकेदारों से कलेक्ट करना है, उस लगान को कलेक्ट करना है, लगान को डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे। तो डिस्ट्रिक्ट पे जब लगान कलेक्ट होगी, वो किस अधिकारी के अंतर्गत अंतर्गत कलेक्ट होगी, वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसलिए वो वर्ड आया है कलेक्टर। ठीक है, जो कलेक्ट करेगा भू राजस्व को, लैंड रेवेन्यू को। इसीलिए फिर इसका एक डर भी होता है, आपने सुना होगा कि कहीं के कलेक्टर हो क्या, कलेक्टर साहब हो क्या। कलेक्टर इसलिए तो डर बैठ गया किसानों के मन में भी, जमींदारों के मन में भी, कि कलेक्टर साहब है पूरी वसूल धनराशि वसूल के ही जाएंगे, वरना वो जेल में डाल देंगे। तो इस तरीके की पावर थी उनके पास, बहुत सुप्रीम पावर यूज करता, अल्टीमेट पावर का यूज करता था वो। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्व प्रशासन में विभिन्न इकाइयां और प्रमुख है जो उनके उनके संबंध में आपको कथन सही बताना है कि राजस्व जैसे इकाइयां हैं उनका जो हेड है वो कौन है। तो तहसील का प्रमुख तहसीलदार होता है, बिल्कुल सही है। उप तहसील का प्रमुख नायब तहसीलदार होता है, ये भी सही है। गांव स्तर पर राजस्व निरीक्षक होता है क्या, अंतिम राजस्व अधिकारी, क्या ये सही है। विकास की दृष्टि से विकासखंड का प्रमुख खंड विकास अधिकारी होता है क्या, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंट द हेड ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक, द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। ठीक है, कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है यहाँ पे। तो आप खुद देखो यहाँ पे और फटाफट आंसर टिक करो इसका। अब देखो इसमें ये तो सही है,
इस पे ध्यान से देखो, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि गांव स्तर पे, और गांव स्तर पे जो राजस्व निरीक्षक है, क्या ये अंतिम राजस्व अधिकारी होता है? गांव स्तर पे तो आपने एक वर्ड बहुत अच्छे सुना होगा, पटवारी का, फेमस पद। पटवारी एक प्रकार से गांव का कलेक्टर है ये, ठीक है। तो पटवारी होता है अंतिम राजस्व अधिकारी गांव स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे। राजस्व निरीक्षक क्या होता है? राजस्व निरीक्षक जब कई सारे पटवारी मिलते हैं ना, 2 हो गए मतलब 5 हो गए पटवारी, 7 पटवारी, 10 पटवारी, ठीक है, मतलब कोई किसी भी एरिया में किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है। तो बहुत सारे गांव के पटवारियों का एक समूह मिलता है, उनके ऊपर एक जो हेड ऑफिसर होता है वो होता है राजस्व निरीक्षक, आरआई होता है, आरआई जिसको बोलते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। रेवेन्यू इंस्पेक्टर इसके ऊपर होता है फिर क्या, तहसीलदार, सॉरी नायब तहसीलदार। इसके ऊपर होता है नायब तहसीलदार, उसके ऊपर होता है फिर तहसीलदार, फिर इसके ऊपर होता है कलेक्टर, उसके ऊपर होता है फिर कमिश्नर। इस तरीके से ये व्यवस्था चलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 गलत है, यानी कि 1 एंड 3 आंसर सही हो जाएगा। 1 एंड 3 बी ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने बता दी, पटवारियों का पर्यवेक्षण करता है ये। अब अगला क्वेश्चन है, कलेक्टर की नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती पदोन्नति के माध्यम से की जा सकती है? क्या कलेक्टर की नियुक्ति जो है प्रत्यक्ष भर्ती पदोन्नति के माध्यम से की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। प्रत्यक्ष भर्ती मतलब, प्रत्यक्ष मतलब भर्ती मतलब यूपीएससी देना, यूपीएससी तो देते ही है सभी, तो प्रत्यक्ष रूप से जा रहे हो ना आप। पदोन्नति के माध्यम से यानी आपने एमबीपीएससी दिया, आपने एमबीपीएससी दिया और आपने डिप्टी कलेक्टर बन गए, डिप्टी कलेक्टर के बाद आप कलेक्टर बन जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी कि पदोन्नति से भी बन सकते हो, या पहले आप डिप्टी कलेक्टर ना होके एसडीएम थे, एमपीपीएससी दिया, एसडीएम बने, 10-15 साल बाद आप प्रमोशन के माध्यम से क्या बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे। तो ये प्रक्रिया दोनों तरीके से काम करती है, यानी कलेक्टर पद पे नियुक्ति आपको दोनों प्रकार से मिल सकती है, प्रत्यक्ष भर्ती से भी और पदोन्नति से भी, यानी कि केंद्रीय सेवा के माध्यम से आप, या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से, अखिल भारतीय सेवा के माध्यम से आप जा सकते हो इस पद पे, और राज्य सेवा के माध्यम से भी इस पद पे जा सकते हो। कलेक्टर का स्थानांतरण केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है क्या? कलेक्टर का जो ट्रांसफर है वो किस आधार पर किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है क्या? देखो, कलेक्टर का ट्रांसफर केवल, केवल वर्ड आया ना, इस वजह से गलत हो गया ये। अगर लिखा होता, ध्यान से समझना, लिखा होता कि केंद्र सरकार, कलेक्टर का स्थानांतरण केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है, तो सही होता। लेकिन केवल आ गया ना, तो इस वजह से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है सिर्फ केंद्र सरकार करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कलेक्टर का स्थानांतरण केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी करती है। आपने देखा होगा, सीएम मोहन यादव जी का मन किया, सीएम मोहन यादव जी यानी मध्य प्रदेश की राज्य सरकार का मन किया, तो इस जिले का कलेक्टर को चेंज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अपॉइंटमेंट कहीं और भेज दी, कहीं और भेज दिया। तो द ट्रांसफर ऑफ द कलेक्टर कैन ओनली बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली बी डन बाय, इस वजह से ये गलत हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? संविधान की अनुच्छेद 311 के तहत कलेक्टर को पद की सुरक्षा प्राप्त होती है, द कलेक्टर इज ग्रांटेड जॉब सिक्योरिटी अंडर आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस वजह से ये वाला जो है स्टेटमेंट, ये सही है और ये सही है, दोनों सही है। 311 के तहत कलेक्टर को पद की सुरक्षा होती है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत जो बनाई गई सर्विसेज है, एक प्रकार से उनकी सुरक्षा 311 के अंतर्गत होती है। और 311 एक प्रकार से ये कहता है कि अगर किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर को अगर हटाना है, तो पर्याप्त जांच, पर्याप्त उसके सबूतों के आधार पर हटाया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत, इसलिए हम बोलते हैं ना कि इस पद पे अगर एक बार चले गए तो फिर बहुत आप सेफ हो जाओगे, एक प्रकार से करियर के मामले में जॉब सिक्योरिटी हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 एंड 3 हो जाएगा, ए एंड बी इसका आंसर सही हो जाएगा, ए 1 एंड 3 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो एक बात समझो, कलेक्टर का ट्रांसफर, ट्रांसफर की बात अगर आए तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती हैं। कैसे कर सकती है? जैसे कि, जैसे कभी आपने ये सुना होगा कि भोपाल के कलेक्टर थे, उनका कामकाज इतना अच्छा था जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेप्यूटेशन के माध्यम से उनको केंद्र में बुला लिया और दिल्ली बुला लिया उनको, डेप्यूटेशन के माध्यम, प्रतिनियुक्ति के माध्यम से, यानी कि केंद्र ने यहाँ पे ट्रांसफर अपने पास करवा लिया। कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, कभी उनको भोपाल से इंदौर का कलेक्टर बना देती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती है ये काम।
सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। बट अब एक बात आती है सस्पेंशन, सस्पेंशन की बात आती है। सस्पेंशन के लिए हमेशा अप्रूवल लेना पड़ेगा, सस्पेंशन के लिए हमेशा अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। सस्पेंशन स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सस्पेंशन स्टेट भी कर सकता है और सेंटर भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज का अधिकारी है कलेक्टर इन केस, तो वहां पे केंद्र से पूछना पड़ेगा। ऑल इंडिया सर्विसेज का अधिकारी है, यूपीएससी के द्वारा चयनित हुआ है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी एमपीपीएससी वगैरह से सिलेक्ट हुआ है तो आप समझ जाओ फिर उतना ज्यादा यहाँ पे ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ेगी। अंडर आर्टिकल 311 सिविल सर्वेंट आर गिवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिसमिसल। कभी कभार उनको मनमाने ढंग से डिसमिस कर दिया जाता है। इस आर्बिट्रेरी यानी मनमाने ढंग से डिसमिस करने की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए वो किसी के दबाव में ना आए। जैसे कोई नेता मंत्री उनको डरा दे, अगर तू मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा तो तुझे क्या डिसमिस करवा देंगे। तो इस चीज से बचाने के लिए, इस चीज से बचाने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे सेफ्टी देते हो। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 311 आर्टिकल के अंतर्गत सिविल सर्वेंट्स को। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट है? कलेक्टर जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्यक्ष होता है। कलेक्टर इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बिल्कुल सही, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हेड होता है। कलेक्टर जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। कलेक्टर इज द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। क्या ये होता है? कलेक्टर कोषालय का अध्यक्ष होता है। द कलेक्टर इज द हेड ऑफ द ट्रेजरी। कलेक्टर परिवार नियोजन का अध्यक्ष होता है। कलेक्टर इज द चेयरमैन ऑफ द फैमिली प्लानिंग कमेटी। क्या इसका सही है? सॉरी असत्य है, गलत कौन सा है इसका? फॉल्स बताना है आपको। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है इसका? देखो फॉल्स के मामले में अगर देखा जाएगा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तो अध्यक्ष होता है, योजना जिला योजना समिति का अध्यक्ष नहीं होता है। ये अध्यक्ष नहीं होता है, ये यहाँ पे क्या होता है? सदस्य सचिव होता है इस समिति का, सदस्य सचिव होता है। ये जिला योजना समिति ये एक प्रकार से जिला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती, जिला पंचायत के अंतर्गत काम करती है। जिला पंचायत के अंतर्गत काम करती है कमेटी। तो उसका जो हेड है, ठीक है, उसका जो हेड है, आप समझ गए, उसका जो हेड है वो क्या है, अलग तरीके से यहाँ पे क्या है पॉइंट होता है, ना कि जिला का जो कलेक्टर होता है वो होता है। इसको कलेक्टर को यहाँ पे सदस्य सचिव के रूप में क्या है रखा जाता है। बाकी कलेक्टर जिला का कोषालय जो होता है उसका अध्यक्ष तो होता है, ये परिवार नियोजन समिति का अध्यक्ष होता है। ये कलेक्टर जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता, ये होता है, ये गलत है, यानी कि ये सदस्य सचिव होता है। ये इसका ये गलत, ये सही है, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, ना कि अध्यक्ष होता है, सदस्य सचिव होता है। कथन क्या है? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं पर कर लगाने की शक्ति दिए जाने की सिफारिश की। बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति ने कब बनी थी? अशोक मेहता समिति 1977 में ये कहा था कि देखो क्या करना चाहिए, पंचायत अगर अच्छे से काम करना चाहती है तो उनको सबसे अच्छी जिम्मेदारी देना होता है कि उनको फाइनेंशियल पावर दो, टैक्स लगाने की शक्ति दो उनको, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर देना चाहिए उनको, बिल्कुल, तभी वो एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएंगे। देखो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, अशोक मेहता कमेटी बनी थी, बहुत सारी समितियां बनी थी, राज्यों में अलग समितियां बन रही थी, लेकिन कोई अच्छे से उस पर रिकमेंडेशन नहीं दे पा रहे थे। कोई कुछ अलग तरीके से कह रहा है, कोई अलग तरीके से कह रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्या रिकमेंडेशन बहुत ही यूनिक थी। इस मामले में हर एक समिति का कुछ ना कुछ आपको याद होना चाहिए। जैसे बलवंत राय मेहता ने 3 टियर सिस्टम दिया था कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर होना चाहिए। अशोक मेहता समिति का एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि उन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की बात की थी। अशोक मेहता समिति एक बात ये बोलते हैं कि 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था होना चाहिए। 2 स्तरीय, 2 स्तरीय कैसे? एक तो जिला पंचायत या जिला पंचायत या जिला समिति, ठीक है, जिला पंचायत स्तर पे यानी जो बिल्कुल क्या होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। और दूसरा स्तर की बात उन्होंने जो की है वो है पंचायत समिति या मंडल, मंडल की बात की जो कि गांव का समूह होता है, ठीक है, गांव का समूह, ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव का समूह। तो 2 स्तरीय पंचायत की बात की, ये अशोक मेहता अलग थे थोड़ा। तो 1977 में बनी, उन्होंने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बोली थी। एक तो 2 स्तरीय पंचायत की बात, और पहली बार उन्होंने टैक्स की बात इनको बोली कि राज्य सरकारों को टैक्स की छूट यहाँ पे किसको देना चाहिए? पंचायतों को देना चाहिए। तो क्या होगा कि जो हर एक स्थानीय लेवल पे पंचायत है वो स्वतंत्र हो पाएंगे, स्वायत्त हो पाएंगे और फिर काम कर पाएंगे अच्छे से।
ये तो सही है। पंचायती राज संस्थाएं आत्मनिर्भर वित्तीय संरचना के बिना कार्यक्षम नहीं हो सकती। ये भी सही है, पॉइंट भी सही है कि कारण भी सही है उनका, कि अगर आप उनको ये सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हो तो उनको फाइनेंशियल पावर देना जरूरी है, वरना वो कार्यक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो दोनों सही हो, व्याख्या भी सही है इसकी, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। कर लगाने की शक्ति आत्मनिर्भरता की आदर्शला अशोक मेहता समिति ने प्रमुखता से इसको रेखांकित किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 17th क्वेश्चन आता है, नगर निगम आयुक्त और जिला पंचायत सीईओ की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। ठीक है, नगर निगम आयुक्त और इसका आंसर दो आप, और इसका जो कथन है, दूसरा कथन है, दूसरा कथन क्या कह रहा है? निगम आयुक्त तो जिला पंचायत सीईओ की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। और बी कथन कह रहा है कि आमतौर पर आईएएस होते हैं क्या? अब देखो, ये नगर निगम आयुक्त मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो म्यूनिसिपल कमिश्नर और जिला पंचायत सीईओ, यानी कि जिला पंचायत सीईओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत सीईओ जो है, म्यूनिसिपल कमिश्नर, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत सीईओ, इनकी जो सेवा शर्तें हैं, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, इनका निर्धारण स्टेट गवर्नमेंट करती है क्या? स्टेट गवर्नमेंट करती है, बिल्कुल। ये हो सकता है, सही है, या नहीं हो सकता है? देखा जाए तो राज्य सरकार नहीं कर सकती, गहराई से देखो तो नहीं करती है। ये चीज थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप गहराई से देखोगे तो दोनों की दोनों, चाहे ये भी राज्य में जरूर है और ये भी राज्य में जरूर, लेकिन दोनों के दोनों होते कौन है? अब ये समझो, दोनों होते हैं आईएएस। आपको ये बात याद रखो, दोनों होते हैं आईएएस। ज्यादातर आईएएस पोस्ट वाले व्यक्तियों को ही ये जिला पंचायत सीईओ बनाया जाता है, और नगर निगम का आयुक्त भी आईएएस को ही बनाया जाता है। इनके पीछे का बैकग्राउंड देख लो, अगर आपने पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखा तो आप गलत कर दोगे। लेकिन नगर निगम आयुक्त तो जिला पंचायत सीईओ होते राज्य स्तर पे हैं, राज्य की स्थानीय स्वशासन के एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी है। नगर निगम नगर निकायों का एक प्रमुख ये एक संरचना है, और जिला एक पंचायती व्यवस्था की एक संरचना है। दोनों अपने अपने स्तर पे एक प्रशासनिक अधिकारी भी है, ये म्युनिसिपल कमिश्नर और जिला पंचायत सीईओ। लेकिन ये जो है ना, ये पद पे आते हैं आईएएस के बाद, जब आईएएस बनते हैं तभी आपको इन पद पे नियुक्त किया जाएगा। तो आईएएस इन द सेंस की मतलब यहाँ पे किसका रोल बड़ा हो जाएगा? केंद्र सरकार का रोल बड़ा हो जाएगा। तो केंद्र सरकार का रोल बड़ा होने से इनकी ज्यादातर चीजें कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति डिसाइड करता है, यानी कि केंद्र सरकार या उसके अंतर्गत जो हेड है उनका, प्रशासनिक या संवैधानिक हेड है राष्ट्रपति, वो डिसाइड करते हैं सेवा शर्तें। ठीक है, तो सेवा शर्तें यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेना, ये इसलिए गलत हो जाएगा कि राज्य सरकार डिसाइड नहीं करती है, केंद्र सरकार डिसाइड करती है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यही लिखा है कि अधिकारी आमतौर पर आईएएस होते हैं। ये देखो, वो लाइन भी आ गई यहाँ पे, तो आईएएस होते हैं आमतौर पर, आईएएस होते हैं, इस वजह से ही फिर क्या हो जाएगा, ये पहला वाला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ओनली बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों की स्वायत्तता को लागू करने वाला अधिनियम कौन सा है? मध्य प्रदेश में विच एक्ट इम्प्लीमेंट द ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडीज इन मध्य प्रदेश? कौन सा एक्ट है जो मध्य प्रदेश में जो लोकल बॉडीज है उनको ऑटोनॉमी देने की बात करता है? ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता देने की बात करता है। स्वायत्तता को लागू करने का अधिनियम कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में ऐसा करने वाला एक्ट आया था 1962 में, पंचायती राज अधिनियम। काशी प्रसाद पांडे जी, 1957 में एक समिति बनती है, 57-58 में काशी प्रसाद पांडे मध्य प्रदेश में पंचायती स्तर पर क्या क्या हम व्यवस्था ला सकते हैं, तो सुझाव देने के लिए, सिफारिश देने के लिए एक समिति बनाई जाती है काशी प्रसाद पांडे की। तो उन्होंने जब अपने सुझाव दिए तो सरकार ने फिर एक एक्ट लाती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, पंचायती राज, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962। 1962 में कोई भारत स्तर पर कोई संवैधानिक संशोधन तो हुआ नहीं था, तो हर एक राज्य अपने अपने स्तर पे क्या कर रहे थे? पंचायत निर्माण कर रहे थे। आप ऐसे समझो इस चीज को कि 1992 तक कोई संवैधानिक पंचायतों का प्रावधान नहीं था, मतलब संवैधानिक स्तर पे पंचायतों का कोई प्रावधान नहीं था। तो बट ये था आर्टिकल 40 के अंतर्गत कि हर एक राज्य पंचायत का निर्माण कर सकते हैं अगर उनकी क्षमता है तो सबसे पहले ऐसा करने का काम राजस्थान ने किया, फिर आंध्र प्रदेश भी करता है।
अलग अलग राज्यों ने किया। मध्य प्रदेश भी एक समय बात करता है 1962-65 के बाद, ठीक है। 62 में एक्ट बन गया, फिर उसके बाद 65 में इनका धीरे धीरे काम भी स्टार्ट होने लगता है, ग्राम पंचायत, ग्रामीण स्तर पे, फिर जनपद स्तर पे, फिर जिला स्तर पे। तो पंचायत निर्माण का काम जो है राज्यों पे छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन हर एक राज्य अपनी कैटेगरी में अलग अलग चल रहा है, कहीं पे सफल हो रही है, कहीं पे असफल हो रही है, कहीं पे मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, हर एक राज्य अपनी विविधता के साथ पंचायतों का निर्माण कर रहा था। तो यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से सरकार समझ गई कि इसमें क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, संवैधानिक प्रावधान डालना पड़ेगा। 1992 में फिर अल्टीमेटली क्या होता है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। इसमें पंचायतों की बात करी गई 73rd में, इसमें निकायों, नगर निकायों की बात करी गई 74th में, और 11वीं 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, मध्य भारत में, संपूर्ण भारत में संवैधानिक स्तर पे पंचायती राज को लागू कर दिया। लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश ने अपने लोकल स्तर पे, राज्य स्तर पे 1962 के अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज लागू कर दिया था, ठीक है। तो एक प्रकार से मध्य प्रदेश स्थानीय निकायों की स्वायत्तता को लागू करने वाला अधिनियम, पहला अधिनियम कौन था, पंचायती राज अधिनियम 1962, ठीक है। काशी प्रसाद पांडे जी की सिफारिश के बाद। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पार्क की अवधारणा जनजातीय उत्थान के लिए किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था। Who proposed the idea of national park and what was its objective? नेशनल पार्क, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जनजातियों से संबंधित उनके मुद्दे पढ़ोगे ना, जनजातियों से संबंधित उनके जो उनके वंचित होने की स्थिति, उनके मुद्दे, उनके अलग अलग इश्यूज, तो आपको ये नेशनल पार्क योजना, नेशनल पार्क प्लान जो है, कॉन्सेप्ट जो है, आपको जरूर मिलेगा पढ़ने को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनल पार्क कॉन्सेप्ट, ये जनजातीय उत्थान के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इसने किस प्रकार से उत्थान में भूमिका निभाई थी नेशनल पार्क के कॉन्सेप्ट ने। तो अब आप ये देखो कि जब जनजातियों के उत्थान के लिए आजादी के बाद नेहरू सरकार, उसके बाद फिर अलग अलग और भी सरकारें अपने अपने स्तर पे काम कर रही थी, तो कई सारे मुद्दे बीच में सामने आते थे, कई सारे समस्याएं आती थी। इनिशियली इनिशियली क्या हुआ था, हमने नेशनल पार्क प्लान अपनाया था, ये शुरुआती स्तर पे अपनाया गया था, ऐसा नहीं कि बाद में अपनाया गया। नेहरू के टाइम पे ही, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे तब, उनके टाइम पे ये कॉन्सेप्ट आया था। और ये लाने वाला जो व्यक्ति था, ये लाने वाला जो व्यक्ति, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था, वो था डॉक्टर वेरियर एल्विन, ठीक है। डॉक्टर वेरियर एल्विन इसका सही आंसर होगा। उसने कहा था, आपने इनका इनके बारे में बहुत पढ़ा होगा, अगर जनजाति वगैरह आपने पढ़ी होंगी मध्य प्रदेश की, तो उसमें वेरियर एल्विन का नाम बहुत आता है। इसने ये कहा था कि बाह्य संपर्क को सीमित कर दो, जैसे बाहरी जो लोग होते हैं वो जनजातीय क्षेत्रों में जा करके उनके भूमि को, उनके वन संबंधी अधिकारों को क्या करते हैं, शोषित करते हैं। तो ऐसे में बाहरी लोग जब नहीं जाएंगे तो जनजाति सुरक्षित रहेंगी, और इस तरीके से उनकी जो समस्या है, उनका उत्थान है, समस्याएं दूर हो पाएंगी, उनका उत्थान हो पाएगा। तो नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट वेरियर एल्विन देता है, याद रखना। इसके अलावा अब समझने वाली बात है कि बाकी जो कॉन्सेप्ट है, जैसे नेहरू का पंचशील, ये भी जनजातीय उत्थान के लिए था। याद रखो, नेहरू का पंचशील नीति, ये भी जनजातीय उत्थान के लिए था। इसमें 5 ऐसे क्या है बिंदु अपनाए गए थे कि हम जनजातियों के उत्थान के लिए कुछ 5 बिंदुओं, 5 पॉइंट्स पे क्या करेंगे, काम करेंगे। एस.सी. दुबे का जनजातियों का एकीकरण का मुद्दा, और अंबेडकर जी का संवैधानिक अधिकार देना। अंबेडकर जी ने तो सीधा अधिकार दे दिया, कैसे दे दिया, एस.सी. के लिए एक अधिनियम ही दे दिया, आपको पता है 338, जिसमें उनके लिए आयोग होगा एक शुरुआत में। और उसके अलावा उनको रिजर्वेशन की बात, आपको पता है रिजर्वेशन से आर्टिकल 45-46 में, ठीक है, 45 में ये दे दिया आप SC ST के लिए। उसके बाद और क्या, जैसे 15-16 आर्टिकल के बाद उसमें भी संशोधन करके SC ST के लिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन की बात कर दी। तो काफी हद तक जो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो होता है जनजातियों के उत्थान के लिए, वो अंबेडकर जी ने संविधान स्तर पे संवैधानिक अधिकार दे करके उनको दे दिया। तो हर एक व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पे जनजातियों के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ काम की। ये ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, एस.सी. दुबे ने जनजातीय उत्थान के लिए क्या काम किया, नेहरू जी ने क्या काम किया, वेरी एल्विन ने क्या कहा था, और अंबेडकर जी ने क्या कहा था, क्या काम किया था। तो समझने वाली बात ये है कि इसका आंसर क्या है, नेशनल पार्क की जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कौन लाया था, वेरी एल्विन लाया था। इसमें जनजाति के जो जनजातियों को बाहरी समाज से संपर्क को सीमित रखने हेतु नेशनल पार्क की अवधारणा को अपनाया गया, ताकि उनको सांस्कृतिक जो पहचान है वो सुरक्षित रहे। देखो, एक दिक्कत ये भी तो होती है ना
कि जो उनका यूनिक कल्चर है, उनका एक जो अद्वितीय संस्कृति है, वो अगर बाहरी समाज उनके साथ मिल जाएगा, तो उनकी संस्कृति क्या हो जाएगी, दब जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसे में क्या है, बाहरी लोग अगर थोड़ा-सा संपर्क से दूर रहे उनके, तो वो अपना जो है कल्चर बचा के रख पाएँगे। इसलिए ये करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? अब समझो यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में या फिर पूरे भारत में जनजाति उत्थान के लिए एक पृथक्करण की नीति अपनाई गई थी। याद रखना, पृथक्करण की नीति, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। इसके माध्यम से भारत में सबसे अच्छे तरीके से क्या किया गया था, शुरुआती जब आजाद हुआ हमारा देश, तो हमने शुरुआती समय में पृथक्करण की नीति अपना करके जनजातियों के उत्थान के लिए काम किया। जैसे कि इसमें हमने ये किया कि उनको समाज के बाहरी प्रभाव से अलग रखा। समाज के बाहरी प्रभाव, समाज उनसे कनेक्ट ज़्यादा ना हो। समाज अगर कनेक्ट होगा तो अपनी चीज़ें थोपेगा, अपनी मान्यताएँ थोपेगा। हिंदू समाज अपनी मान्यताएँ थोपेगा, इस्लाम अपनी धार्मिक मान्यताएँ थोपेगा और उनको धर्म परिवर्तन पे भी बल देगा। वो नेचर वर्शिप करते तो कहीं न कहीं ये देवी-देवताओं की पूजा करने पे, कहीं उनको अ, बहुत सारी चीज़ों पे दबाव बनाया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि वो अपनी संस्कृति को भूल जाएँगे। दूसरा है, उनका प्रशासन अलग ढांचे से संचालित होता है, उनको स्वायत्तता दो, इसलिए पृथक्करण की नीति अपनाई गई थी। और तीसरा सबसे बड़ा इससे पॉइंट, इसमें हेल्प करने का काम किया 244 आर्टिकल ने, 5वीं अनुसूची ने और 6वीं अनुसूची ने। आपको पता है इनमें क्या है? 244 आर्टिकल सीधा कहता है कि राष्ट्रपति को पावर है कि वो जनजातीय क्षेत्रों को क्या कर सकते हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, उनकी घोषणा कर सकते हैं। 244 कहता है कि राष्ट्रपति को पावर है, किसी इलाके में अगर उनको लग रहा है कि ट्राइब्स रहती हैं, तो उस क्षेत्र को नोटिफाई कर सकते हैं कि ये ट्राइबल एरिया है। तो वो क्षेत्र जब नोटिफाई हो जाएगा, तो वो संपर्क वहाँ पे फिर समाज का ज़्यादा नहीं होगा और वो सुरक्षित रहेगा जनजातियों के रहने के लिए। 5वीं अनुसूची भी इस प्रकार से है, वो जो 10 राज्य हैं भारत के, उनमें ट्राइबल एरियाज़ को नोटिफाई करती है, उनके प्रशासन को यहाँ पे बात करती है। और 6वीं अनुसूची जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम है, इनमें स्वायत्त परिषद और प्रशासन को क्या है, एक बनाने का, विनियमित करने का यहाँ पे इसमें प्रावधान किया गया। तो ये इस प्रकार से क्या है, पृथक्करण की नीति अपनाई थी, ये उपाय अपनाए थे और ये व्यवस्था, इसमें विशेषताएं देखी गई थी। और लास्ट यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसी के माध्यम से नेशनल पार्क जो है ना, प्लान लाया गया था। नेशनल पार्क प्लान या कॉन्सेप्ट जो है, वेरियर एल्विन इसी टाइम पे इसी पृथक्करण नीति को बढ़ावा देने के लिए ही लाया था। पृथक्करण की नीति में ये तो होता है कि दूर रहो, सेपरेट रहो। समाज जो मुख्य धारा के समाज है और जो पिछड़ी धारा के समाज है, पिछड़ी धारा के समाज मतलब जनजाति, मुख्य धारा के समाज के लोग जैसे कि आम जीवन में हम तुम रहने वाले लोग हैं, तो ये क्या है, सेपरेट रहे, अलग अलग रहे, तो क्या है, उनकी संस्कृति बच पाएगी ऐसे में। अब इसके अलावा एक और नीति अपनाई गई थी, वो थी कौन सी, एकीकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो, सेपरेशन की पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन या पॉलिसी ऑफ सेपरेशन, इसमें क्या कहा जाता है कि अलग अलग रहो, एक दूसरे की संस्कृति की इज्जत करो, खासतौर पर जनजाति संस्कृति को अलग रख दो, यूनिक रख दो, तो वो बची रहेगी। इसमें कह रहे हैं इंटीग्रेट कर दो, इसमें मतलब ये है कि नेहरू युग में ये अपनाई गई थी, नेहरू जी ने इसको बढ़ावा दिया, एस.सी. दुबे ने भी बढ़ावा दिया, एल.पी. विद्यार्थी, ये तीन इसके क्या है, विचारक, इस थ्योरी को लाने, इस नीति को लाने के लिए। इसमें ये किया जाने वाला था कि जनजातीय समुदाय की संस्कृति को सम्मान बनाए रखो और साथ में मुख्य धारा से उनको जोड़ने की कोशिश करो। कैसे जोड़ने की कोशिश करो, मतलब उनको जबरदस्ती परिवर्तन नहीं कराओ, मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उनको मुख्य धारा में दबाव पूर्वक खदेड़ के ला रहे हैं कि नहीं आप स्कूल जाओ, हमारे हमारे तरीके से रहो, हमारे मदरसों में जाके पढ़ो, हमारे चर्च में जाके आप अर्चना करो, है ना, धर्म ग्रहण करो। जबरदस्ती नहीं होगा। कैसे होगा, सम्मान पूर्वक होगा, स्वेच्छा से होगा, विकास की ओर उनको बढ़ावा दें। उनको इस प्रकार से हम आप एकीकरण करेंगे कि अपनी संस्कृति को दिखाएंगे, उनके सामने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। अगर उनका मन करता है तो हमारी संस्कृति में जुड़ेंगे, अगर नहीं करता है तो वो आइसोलेट भी रहेंगे। इस तरीके से मतलब एक प्रकार से ऑटोनॉमी दे करके उनको क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे। नेहरू जी ने यहाँ पे एक व्यवस्था अपनाई थी, पंचशील। अब वो जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा था ना, ऑप्शन में, पंचशील व्यवस्था, 5 प्रिंसिपल्स फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। उन्होंने इसी के माध्यम से जो लिखा ना यहाँ पे, विकास, उनका स्वेच्छा से विकास की ओर ले जाना। तो कैसे ले जाना स्वेच्छा से, तो पहला है कि विरुद्ध उनके बल प्रयोग ही मत करो आप, कोई फोर्सफुली मत कराओ उनसे कोई भी कि संस्कृति आप फॉलो करो हमारी, ये सब। उनकी संस्कृति का भी आदर करो, उनकी संस्कृति, अगर वो कोई ऐसी परंपरा अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो उनका भी, जैसे उनका विवाह है, आपने जनजातियों में विवाह की कई सारी प्रथाएं पड़ी होंगी, जैसे घोटुल एक प्रथा होती है, धूम कोरिया होती है, ये सब नॉर्मल मुख्य धारा के लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है, ये कैसे हो सकता है ना। कई सारे उनकी विवाह की पद्धतियां हैं, ठीक है।
तो उनका आप सम्मान करो। इससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि यार ये तो हमारा सम्मान कर रहे हैं, चलो इनका भी थोड़ा हम देखते हैं, है ना, इनकी संस्कृति भी एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको भी थोड़ा-सा क्या है, हमारे हमारे साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर उनका भी बन पाएगा। बाहरी लोग उनके विकास को साधन मात्र हो, शासक नहीं हो, उनके ऊपर आप हावी ना हो जाओ, उनके रूलर बनने की कोशिश मत करो। अंग्रेजों ने यही तो किया। अंग्रेजों ने कहीं उनके फॉरेस्ट राइट छीन लिए, उनके पशुचारण वाले अधिकार छीन लिए, उनकी ज़मीनें छीन ली, उनके खनिज वाले क्षेत्र छीन लिए, उनके घर बर्बाद कर दिए, उनके खेत बर्बाद कर दिए, उनकी झुग्गी-झोपड़ियों में उन्होंने क्या कर दिया, आग लगा दी उनको खदेड़ने के लिए, बाहर भगाने के लिए। तो ऐसे में जनजातियों क्या है, शोषण बहुत हुआ है। अगर वही चीज़ सरकार भारत में आज़ादी के बाद सरकार भी यही अपना लेगी, तो फिर ऐसे में भारत में आज़ादी का क्या मतलब रहेगा? तो फिर उन लोगों को क्या करना चाहिए, विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको स्वेच्छा देनी चाहिए, उनको स्वायत्तता देना चाहिए। विकास में धीरे-धीरे परिवर्तन पे बल देना चाहिए, प्रशासन और विकास में जनजातियों की क्या करना चाहिए, हमें भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पंचशील की व्यवस्था जनजातियों के उत्थान के लिए, पंचशील की व्यवस्था और जनजातियों के उत्थान के लिए किसने दी थी? तो नेहरू जी ने दी थी। उसमें ये भी आ सकता है कि जो ये पंचशील में 5 बिंदु हैं, उनमें से कौन-सा एक है, कौन-सा एक नहीं है। तो थोड़ा-सा ये भी आप अंदर याद रखो कि कौन-सा है। सिलेक्टिवली याद रखो कि उनके विरुद्ध न मत जाओ, उनकी संस्कृति का आदर करो, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। उनको आप क्या उनका विकास के साधन हो, विकास के साधन बनो, धीरे-धीरे परिवर्तन करो उनका, धीरे-धीरे मतलब उनकी इच्छा के अनुसार। और भागीदारी, भागीदारी मतलब उनके विकास में भागीदारी सुनिश्चित करो, ये कुछ सिलेक्टेड पॉइंट हो जाएँगे। उसके अलावा इनमें नाम भी इम्पोर्टेंट हो सकते, जवाहरलाल नेहरू, एससी दुबे और एलपी विद्यार्थी, ये पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन में शामिल रहे। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है 20th नंबर का, वो है निम्न में से कौन सा कारण नक्सलवाद के उदय का प्रमुख कारण नहीं है? नक्सलवाद के लिए नहीं है, यानी कि 3 कारण है और 1 नहीं है। कौन सा नहीं है? बताइए आंसर। देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रशासनिक स्तर पे भ्रष्टाचार होता है, सबको पता है होता है। तो क्या प्रशासनिक भ्रष्टाचार से नक्सलवाद बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है, क्योंकि प्रशासनिक अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो जो नीतियाँ हैं, जो योजना है, वो जनता तक नहीं पहुँचेंगी। तो जनता तक नहीं पहुँचेंगी तो उसमें कुछ धड़े हैं, कुछ वर्ग हैं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा शोषित फ़ील करेंगे, शोषण फ़ील करेंगे और ऐसे में वो नक्सलवाद की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए। कई सारे लोग तो इसलिए नक्सली बन जाते हैं क्योंकि इनके इलाके में प्रशासन तंत्र इतना भ्रष्टाचारी है कि वो लोग अ, कानून के अंतर्गत जो है माँग करना, मतलब उनको भरोसा ही उड़ गया है संविधान से। इसलिए तो ब संविधान से भरोसा उड़ जाता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ नक्सलवाद को, ये मत सोचना, लेकिन मैं बुराई कर रहा हूँ भ्रष्टाचार की, कि किस प्रकार से प्रशासनिक भ्रष्टाचार नक्सलवाद को बढ़ावा देता है, कि जब एक पुलिस अधिकारी है, वो इतना करप्ट है कि एक व्यक्ति की माँगों को नहीं सुन रहा है, उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके घर में किसी के साथ मान लो बलात्कार हो गया है, किसी के साथ किसी ने किसी का मर्डर कर दिया उसके घर में। तो अब वो पुलिस के पास गया, मान लो अगर पुलिस ने नहीं सुनवाई की, पुलिस ने उनको न्याय नहीं दिया, न्याय व्यवस्था ने न्याय नहीं दिया, तो वो किससे माँग करेगा फिर? तो क्या उसका संविधान से जो एक भरोसा है वो नहीं उठ जाएगा? बिल्कुल उठ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो क्या अपनाता है? फिर नक्सलवाद अपनाता है। ये बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं है, नक्सलवाद एक बहुत बुरा तरीका है। इसका तरीका ये नहीं होता है, भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप नक्सलवाद की तरफ जाओ, लेकिन एक फैक्टर है कि भ्रष्टाचार नक्सलवाद को बढ़ावा देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो करप्शन है वो भ्रष्टाचार या जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है वो नक्सलवाद को बढ़ावा देता है, ये क्लियर है। तो ये मैं कहूँगा, अगर गहराई से देखो इन क्वेश्चंस को तो आप सही कर पाओगे। क्या आर्थिक समानता नक्सलवाद को बढ़ावा देता है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब जैसे मेरे साथ, मैं जैसे जिस वर्ग से बिलॉन्ग करता हूँ, उस वर्ग में बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, ठीक है? हमारे पूरे समाज के लोग गरीब हैं। एक मैंने दूसरा वर्ग देखा, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उससे जो उसकी जो संतान है, उनके जो बच्चे हैं, वो भी फिर अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो भी अमीर ही होते हैं। क्योंकि अच्छे स्कूलों में पढ़ोगे, अच्छी शिक्षा लोगे, तो आपको जॉब भी जल्दी मिल जाएगी और आपको अच्छी जॉब में अच्छे पैसे मिलेंगे, वेतन मिलेगी, तो आप भी क्या है, समृद्धशाली रहोगे। और मैं क्या है, गरीब हूँ, तो मैं अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता, शिक्षा भी बुरी रहेगी, तो मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी, मैं और नीचे चला जाऊँगा। फिर साइकिल चलता रहता है गरीबी का। अब यहाँ पे मैं किससे उम्मीद करूँगा ऐसे में? ऐसे में मैं सरकार के पास जाऊँगा। ऐसे में प्रशासन के पास जाऊँगा, प्रशासन से माँग करूँगा कि हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारे उत्थान के लिए कुछ करो। अब सरकार अगर नहीं करती है, तो फिर वो लोग फिर गैर-कानूनी हरकतें अपनाएँगे, ये नक्सलवाद। यानी आर्थिक असमानता भी होती है। उच्च शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा का प्रसार।
अच्छा, उच्च शिक्षा का प्रसार होने से क्या नक्सलवाद होता है? ये नहीं होगा। उच्च शिक्षा अगर किसी को मिलती है तो वो थोड़ी नक्सलवाद की तरफ जाएगा। उसको अच्छी शिक्षा मिल जाता है, अच्छा उसको फिर जॉब रोजगार मिल जाता है। शिक्षा रोजगार अगर किसी को मिल गया तो क्यों वो नक्सलवादी गतिविधि अपनाएगा? ठीक है, तो ये है। भूमि सुधारों में कमियां, ज्यादातर नक्सलवादी जो गतिविधियां हैं वो आपने देखी होंगी जनजातीय क्षेत्रों में है, या फिर जो ग्रामीण इलाके हैं जो थोड़ा सा आ, आ, किस किस जंगली क्षेत्र से संबंधित है। मतलब इसमें बहुत बड़ा एक योगदान अंग्रेजों का रहा है। कैसे? उन्होंने क्या किया है कि जंगलों में बहुत सारे लोग रहते थे, गांव में जंगली जो एरिया है वहाँ पे ट्राइब्स रहती थी। कुछ ऐसे गांव है जो जंगली एरिया में, रिमोट एरियाज में है, उनमें रहने वाले लोग हैं। तो उनके बहुत सारे अधिकारों का हनन अंग्रेजों के जमाने से हुआ है, ब्रिटिशर्स के टाइम से हुआ है। हमारी सरकारों ने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, और जो लैंड रिफॉर्म अंग्रेजों ने को करने थे वो ना सरकारों ने तब किए, अंग्रेजी सरकारों ने किए ना उसके बाद। जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो बहुत ही पिछड़े एरियाज हैं, वहां पे भी नहीं हो पाए हैं आजादी के बाद भी। तो लैंड रिफॉर्म्स ना होने की वजह से जो बड़े बड़े जमींदार हैं ये आज भी जमीनों पे कब्जा करके बैठे होते हैं वहां पे और शोषण करते हैं। तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता, तो फिर वो नक्सलवाद की तरफ जाते हैं। उदय के पीछे मैंने कारण बताए हैं। ये नक्सलवाद की जड़ें कहाँ हैं? इन पॉइंट्स में जड़ें हैं, मतलब ये पॉइंट्स बता रहे हैं। फिर शिक्षा का पॉइंट नहीं होगा, शिक्षा तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद में जाने से रोकती है। ठीक है, तो शिक्षा का प्रसार या उच्च शिक्षा का प्रसार कारण नहीं है, बल्कि शोषण, असमानता, भ्रष्टाचार और भूमि संबंधी जो विसंगतियां हैं ये कारण होती हैं उसके उदय के लिए। अब मुझे ये बताओ कि किसी भी एरिया में अगर नक्सलवाद का उदय हो रहा है और विस्तार हो रहा है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं आप लोगों के हिसाब से? ठीक है, सीधी सी बात है कि किसी एरिया में नक्सलवाद अगर उदय हो रहा है और उसका विस्तार हो रहा है तो बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा वहां पे उनके अधिकार, वहां पे उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं। जैसे मेरी आर्थिक गतिविधियां पे खेती करना है और सरकार ने वही रोक दिया, वही उसी पे बैन लगा दिया, तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना वहां पे। तो मैं फिर वहां पे इस चीज में जा सकता हूँ, सीधी सी बात है। मैं फैक्टर्स दे रहा हूँ। किसी इलाके में अगर मान लो प्रशासनिक तंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा है, शोषण कर रहा है, अमीरों को सपोर्ट करता है, गरीबों को क्या है उनके खिलाफ काम करता है, तो भी ये गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या कैसी इंप्लीमेंट हो रही है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छे से, उसका ढांचा कितना अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने नक्सलवाद ज्यादातर उन्हीं राज्यों में देखा होगा जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही कम है, बहुत ही ना के बराबर डेवलपमेंट। जैसे छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला एरिया, जैसे झारखंड का ये कुछ जंगली ट्राइबल एरिया, छोटा नागपुर हजारीबाग का एरिया, महाराष्ट्र का यवतमाल का एरिया, विदर्भ का एरिया, मध्य प्रदेश का जैसे ये वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट हो गया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाकौशल का एरिया। जिसमें जैसे अगर मैं एक प्रकार से मैप बनाऊं मध्य प्रदेश या फिर पूरे भारत के ज्यादातर राज्यों में जो नक्सलवाद का जो उदय है, विकास है, और एक प्रकार से क्षेत्र है, आपको ये पता होगा। ये मान लो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, मान लेते हैं ये एमपी है, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ये यहाँ पे झारखंड है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र है, और यहाँ पे ये उड़ीसा है। ये 5-6 राज्य अभी भी क्या है, नक्सलवाद से प्रभावित है। खासतौर पे छत्तीसगढ़ राज्य, ये छत्तीसगढ़ राज्य का ये एरिया। तो आप यहाँ पे नोटिस करना कि इस ट्राई जंक्शन पे बहुत सारे नक्सली हैं। इस वाले एरिया में बहुत सारे नक्सली देखे जाते हैं और इस एरिया में बहुत सारे नक्सली देखे जाते हैं। ये वो बहुत बड़ा क्या है, हॉट स्पॉट है, एक प्रकार से नक्सलवाद का हॉट स्पॉट है ये। मतलब ये एरिया, ये वाला एरिया, ये मध्य प्रदेश का बालाघाट, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा का एरिया है ये मध्य प्रदेश का विदर्भ का एरिया है, विदर्भ का एरिया। ये छत्तीसगढ़ का, सॉरी ये महाराष्ट्र का विदर्भ का एरिया है, महाराष्ट्र का विदर्भ का एरिया है। ये मध्य प्रदेश का बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा का एरिया है, मंडला का एरिया है ये। और ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो एरिया है ये बस्तर प्लेट्यू है। और ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर के आसपास, ओडिशा के बॉर्डर के आसपास भी कुछ नक्सलवादी गतिविधियां देखने को मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से ये है सबसे बड़ा ट्राई जंक्शन का गढ़ है, यहाँ पे ये गतिविधियां बढ़ रही हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज भी पता होगी, नोटिस करोगे, खनिज भी बहुत है, बहुत, ये खनिज का बहुत बड़ा क्या है, पॉइंट भी है, खनिज की यहाँ पे भंडार है। अब यहाँ पे ये भी देखो कि जंगल ही बहुत है यहाँ पे। एक चीज ये भी है कि जंगल का कंसंट्रेशन बहुत है, जंगल एरिया, मतलब जब बहुत ही घना जंगल है यहाँ पे, सघन
वनों का यहाँ पे क्या है, विस्तार है, खनिज भी बहुत है, जंगल भी बहुत है। और दूसरा यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं हो रखी है, और डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं हो रखी है, डेवलपमेंट जीरो है यहाँ पे, डेवलपमेंट क्या है, जीरो है। ये भी एक मुद्दा है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसी है, एम्प्लॉयमेंट भी जीरो है, एम्प्लॉयमेंट मिलता ही नहीं है यहाँ पे। जैसे खनिज निकालने पे भी जो कंपनियां आती हैं, तो वो लोग यहाँ के लोगों को थोड़ी रिक्रूट करती है, वो तो अपने स्किलफुल वर्कर्स लेके आती हैं, या एक दो को कर लिया यहाँ पे हायर। हजारों लाखों लोगों को तो यहाँ पे बेरोजगार रहना पड़ता है। बाहर की आकर के कंपनियां क्या करती है, यहाँ पे खनिजों को निकाल निकाल कर ले जाती है। तो यहाँ के लोकल लोगों को कितना बुरा लगेगा कि यार हमारी जमीन पे, हमारी जमीन हड़प करके सरकार ने हमें थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, पैसे दे करके, मुआवजा दे करके, मुआवजा के नाम पे थोड़ी सी राशि दे करके। आपको पता है मुआवजा किस तरीके से मिलता है, उतना फेयर तरीके से नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं यहाँ से, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो चाहे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हो। तो वो यहाँ के लोगों का क्या है, विकास करने पे ध्यान नहीं देती है, और प्रदूषण अलग फैला के चली जाती है। ये भी आप समझो। यहाँ पे खनिजों का एक्सट्रैक्शन किया, झारखंड में यही तो हुआ। झारखंड के इलाके में जो कोयला की कई सारी माइंस वहां पे इतनी ज्यादा बन गई है कि बहुत सारे हजारों गांव वहां पे उस कोयले की अब आपने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, तो कोयले की जो परत है वो बहुत सारी उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर ली है, लेकिन कुछ कुछ माइनर उसमें जो सूक्ष्म स्तर पे जो कोयला है वो ऐसे छोटे छोटे कणों के रूप में बिखरा हुआ है पूरे एरिया में। तो वो पूरी की पूरी मिट्टी भी क्या है, खराब हो गई, प्रदूषित हो गई है, कोयले से हो गई है, पूरी युक्त हो गई है। और वहां पे कभी भी आग लगने का खतरा भी पैदा रहता है, तो जंगलों में कभी भी आग लग जाती है वहां पे। ये कोयला में जब थोड़ा सा गर्मी की वजह से घर्षण हुआ, तो कोयले में तुरंत आग पकड़ लेगा, और फिर वहां पे जंगल में आग लगने की संभावना रहती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिस वजह से ये नक्सलवाद के उदय और विस्तार के कारण बन जाते हैं। अब जैसे उसमें शुरुआत की अगर बात करोगे, तो शुरुआत अल्टीमेटली हुई कब, तो 67 में हुई थी। नक्सलवाड़ी एरिया था पश्चिम बंगाल में, और इसकी जो शुरुआत है आप समझोगे तो बहुत पहले ही हो गई थी। कब हो गई थी शुरुआत इसकी? कानू सान्याल, चारू मजुमदार और कान्हाई चटर्जी, इनके नेतृत्व में, खासतौर पर कानू सान्याल नाम के व्यक्ति के द्वारा नक्सलवाद की शुरुआत की गई थी 1967 में। और नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल में, नक्सलवाड़ी के नाम से ही क्या रखा जाता है, नक्सलवाद शब्द आया है। ठीक है, ये आप याद है, नक्सलवाद शब्द आया है। अब इसके बाद एक बात ये याद रखो कि जमींदारों व उच्च वर्ग द्वारा बहुत ज्यादा किसानों का शोषण होता है। वो तो सीधी बात है, यानी भूमि सुधार सिस्टमेटिकली नहीं हुआ, और ना सरकारों ने ध्यान दिया। इस वजह से यहाँ के लोग शोषित अपने आप को अनुभव करते हैं, होता भी है शोषण, वाकई उनके साथ शोषण होता है, इसलिए उनको हथियार उठाना पड़ जाता है। दूसरा, यहाँ पे हिंसा और गुरिल्ला युद्ध को वो साधन बना लेते, जो कि बहुत गलत है। नक्सलवाद, देखो किसानों को शोषण हो रहा है, तो उसमें नक्सलवाद या हथियार उठाना या गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप शांतिपूर्वक उस तरीके से रिवोल्ट करो, शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी मांग रखो, भूख हड़ताल करो, आंदोलन करो, ये होते हैं। संवैधानिक स्तर पे आप चीजों को करो, इसमें किसी के अधिकारों का हनन ना हो, किसी को मार के, हिंसा करके, है ना, ये क्या है, नक्सलवाद की प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए। महात्मा गांधी ने पूरे देश में कितनी बड़ी एक लहर पैदा कर दी, आजाद कराने में कितना बड़ा योगदान दिया उन्होंने। तो उन्होंने हमेशा साधन और साध्य की पवित्रता पे ध्यान दिया, साधन और साध्य की पवित्रता। अगर आपका साध्य साध्य अगर आपका अधिकार प्राप्त करना है, आजादी चाहिए, तो उसमें साधन भी आपका पवित्र होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर इधर पहुंचना है तो उसमें अच्छा रास्ता अपनाओ, ना कि आप गलत हिंसा के माध्यम से उस रास्ते पहुंचो। तो ये कुछ क्या है, फैक्टर्स है जो जिसमें हमने देख लिया कि ये कुछ ऐसे हिंसा वगैरह के माध्यम से करते, जो कि बिल्कुल गलत है। नक्सलवाद की जो स्थिति पैदा हुई है वो कुछ वैलिड कारणों से पैदा हुई है। सरकार ने उस पर ध्यान दिया और सरकार ने उस पर वर्क भी किया, और बहुत हद तक नक्सलवाद खत्म भी हो गया है, बहुत हद तक खत्म हो ही गया है। 0.1%, 0.2% बचा है पूरे भारत में, मैं बात करूं तो कुछ गिने चुने 100-200 नक्सलवादी नक्सली रह गए होंगे जहां तक, बाकी ज्यादातर का सफाया हो चुका है। वर्तमान में हमारे भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि जो 100-200 बचे हैं उनका भी हम रिफॉर्म कर देंगे। या तो वो अगर अपनी गतिविधियां नहीं चेंज करेंगे, या तो वो जेल जाएंगे, या एनकाउंटर हो जाएगा, या उनके अधिकारों को हम एक संवैधानिक ढंग से उनको सौंप देंगे। तो वो अगर इस तरीके से हथियार सरेंडर कर देते, हथियार डाल देते, तो उनको हम एक नई जीवन की शुरुआत करने का मौका देंगे। तो ये क्या है, तरीके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश में नक्सलवाद की स्थिति क्या है, क्योंकि हमारा एग्जाम मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश में भी समझ लो कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद कितनी स्थिति में अभी फैला हुआ है। तो खासतौर पर बालाघाट का एरिया पे भी क्या है, प्रोन है, वल्नरेबल है, संवेदनशील है, क्योंकि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है।
तो उसमें तीनों राज्यों की पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है ना, तो ऐसे में नक्सलवाद जो बालाघाट में कुछ क्राइम करते तो महाराष्ट्र भाग जाते हो, महाराष्ट्र में कोई क्राइम करते तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कोई क्राइम करते तो मध्य प्रदेश में भाग जाते हैं, ठीक है। बट अब थोड़ा सा एसटीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ये सब बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट और हर एक राज्य की पुलिस कोऑर्डिनेट करके इस पे काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंडला, डिंडोरी, ठीक है, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर ये कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जहाँ पे ये अभी देखा जा रहा है। केंद्र द्वारा सभी प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, जैसे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, खासतौर पे ये 3 जिले याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में कि केंद्र सरकार द्वारा जो जिले हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर पे मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिले हैं वो कौन से हैं? बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। 2024 की स्थिति में क्या था? 75 नक्सली बचे हैं और 20 महिलाएं और 19 बड़े नक्सली मारे गए हैं, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की अभी 24 तक की स्थिति है कि सिर्फ 75 नक्सली मध्य प्रदेश में बचे हुए, जिसमें 20 महिलाएं हैं, 19 बड़े नक्सली मारे गए ज्यादातर। बहुत सारे नक्सली ने सरेंडर भी कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या इस तरीके से क्या है, अब खत्म हो रही है और ज्यादातर राज्यों में भी खत्म हो रही है। सुरक्षा कैंप 5 वर्षों में 5 वर्षों में 20 से बढ़कर के 43 हो गई, बालाघाट में सर्वाधिक 18। सुरक्षा कैंप एक प्रकार से हर एक जहाँ पे नक्सल प्रभावित जिले हैं, तो वहां पे उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कहीं किडनैपिंग कर लेना नक्सलवादियों के द्वारा, कहीं पे वो निर्दोष मासूमों को एक प्रकार से जो नक्सलियों के द्वारा मारा जाता है, जो कि बहुत बुरा एक आतंकवादियों वाली हरकतें जो अपना देते हैं ये, वो बहुत घटिया है, ठीक है। उस चीज को रोकने के लिए सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं, जो धीरे धीरे संख्या इनकी बढ़ रही है, जो 20 से बढ़ के अब 43 हो गए हैं। और बालाघाट जो सबसे ज्यादा प्रभावित है उसमें ज्यादातर ये संख्या देखी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक पुनर्वास नीति लाई गई थी 1997 की, ठीक है। इसको 2023 में संशोधित भी किया गया। इस पुनर्वास नीति में रिहेबिलिटेशन कह सकते हैं एक प्रकार से, कि कोई नक्सली है या कोई नक्सल पीड़ित है, मान लो नक्सल पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसकी मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है या उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 15 लाख का मुआवजा तो मिलता ही है, साथ में किसी एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाती है। अगर किसी सुरक्षाकर्मी की मौत होती है, पुलिस की किसी जवान की मौत होती है नक्सलियों से भिड़ते हुए, तो परिवार को 20 लाख रुपए का क्या है मुआवजा दिया जाएगा, और शारीरिक विकलांगता पर 4 लाख का, ठीक है। अगर किसी को नक्सलियों से जुड़ी हुई कोई गतिविधि में विकलांग हो जाता है शरीर, कोई हमला हो जाता है उसके ऊपर, तो विकलांग होने पर उसको 4 लाख रुपए तक का क्या है यहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा। इस प्रकार से नक्सली की समस्या से जुड़े हुए कई सारे प्रावधान भी हमारी सरकार, योजना भी सरकार लेकर के आई है। नक्सली समस्या से जुड़े हुए मुद्दे देखना कि मुद्दे अल्टीमेटली क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो भूमि शोषण तो होता ही उनके साथ, ठीक है। सामाजिक अन्याय, बहुत ज्यादा लोग जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, इस वजह से उनको जाना पड़ता है इस सब में। आर्थिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब आपको मैं बता ही चुका हूँ किस तरीके से उनके ऊपर एक चक्र के रूप में एक ढह करके सामने आती है, और उनकी जो व्यवस्था है और गरीबी में चली जाती है, और गरीबी में उनको जीना पड़ता है। फिर प्रशासनिक भ्रष्टाचार, एडमिनिस्ट्रेटिव जो करप्शन है, कितना हावी हो जाता है, कितना उनका ट्रस्ट ही जो संविधान है, प्रशासन है, कानून है, उनसे उड़ जाता है। फिर वो हथियार उठा लेते हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी, अब शिक्षा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर उनको पढ़ाई लिखाई का नॉलेज हो, संविधान का वाकई ज्ञान हो, तो संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जहाँ पे वो एक हथियार का यूज, हिंसा का यूज ना करके अपनी मांग को बहुत ही शांतिपूर्वक भी रख सकते हैं, अगर उनको शिक्षा होती सही। बट शिक्षा सही नहीं मिल पाई, जिस वजह से उन्होंने एक ही ऑप्शन चुना, हथियार उठा लो। इसमें चाइना, म्यांमार, रशिया जैसे देश इस माओवाद, इस नक्सलवाद को और बढ़ावा देने पे क्या हथियार वगैरह और प्रोवाइड कराते हैं, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं एक प्रकार से इस गतिविधियों को। विदेशी समर्थन, हथियार और धन की आपूर्ति, मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से कुछ चाइनीज और फंडिंग होती है, कुछ म्यांमार साइड से, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां क्या करती हैं, इनकी फंडिंग करती हैं हथियार, ऐसे इस प्रकार की इंसर्जन, इस प्रकार की गतिविधियों के लिए। सुरक्षा चुनौती है, पुलिस को जन सहयोग का अभाव मिलता है और नक्सलियों के पास आधुनिक हथियार पहुंच रहे हैं। पुलिस को वहाँ की लोकल जनता भी सहयोग नहीं करती, उनको पता है कि नक्सली का, अगर नक्सलियों के खिलाफ हमने सहयोग किया तो वो नक्सली मार देंगे, एक ये भी डर रहता है। कुछ लोग तो बाकी नक्सलियों को सपोर्ट भी करते हैं, इस वजह से पुलिस का सपोर्ट नहीं करते। फिर वो स्थानीय सहयोग, ग्रामीणों को सहयोग या भय में साथ देना, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, मैं बता चुका हूँ कि नक्सलियों का एक डर रहता है जिस वजह से कोई सपोर्ट नहीं करता। वन नीति और जनहित की अनदेखी,
आदिवासियों के विरुद्ध नीतियां बना लेते हैं कुछ सरकारें, जिस वजह से नक्सलवाद वहां पे बढ़ जाता है। फिर अब भौगोलिक कारक, सघन वन क्षेत्र नक्सलियों के लिए सुरक्षित आश्रय बन जाता है। तो ऐसे में आप वन क्षेत्र तो खत्म नहीं कर सकते हैं, फिर जरूरत है कि यहाँ पे कई सारे क्या है, हमें प्रोग्राम चलाने चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से आपको मैं एक बात बता चुका हूँ ये पिछली स्लाइड में, कि जरूरत है पुनर्वास। पुनर्वास जितना अच्छे से तरीके से करोगे 1997 का जो ये पॉलिसी है, नीति है, जितनी अच्छे से ये नीति को इम्प्लीमेंट करोगे तो नक्सली जो है ना वो मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे, मुख्य धारा में आ जाएंगे, वो अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आर्थिक स्थिति है, प्रशासनिक स्थिति है, वो अपनी सुधार पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो जाता है और उसके बाद ये एमसीक्यू की क्लास भी एक प्रकार से हो गई आप लोगों की। लास्ट में यही है कि आप अगर टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे एग्जाम गुरुजी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको कई सारे विषयों की, पेपर 2 में कई सारे विषयों की आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आपको 25 टेस्ट और जैसे 20 यूनिट वाइज और 5 एफएलटीज मिलेंगी। इन केस कोई इशू आता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, कॉल कर लेना है, तो आपकी जो भी समस्या होगी उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और अंत में बात यही है कि सभी को कोई भी एग्जाम को लेकर के डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, और इस टॉपिक को लेकर के कोई डाउट हो तो बताइएगा, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो भी बताइएगा। बाकी हमारी जो क्लासेस हैं कुछ टॉपिक्स पे आती रहेंगी इसी तरीके से। और एक बात ये भी है कि आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर लेते हैं टाइमली तो आप इवेल्युएट अपने आप को सही ढंग से कर पाएंगे। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, आईडी है, जिसपे आप मुझे मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सभी को। जय हिंद।